हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक से पहले अपन कहाँ थे सर? EQCR में थे, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। ठीक है, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस अपन ने देख लिया, उसके अंदर कंसल्टेशन के बारे में ज्ञान दिया। नॉट सो इंपॉर्टेंट बट वी हैव टू रीड इट वंस, एक बार रीड करके जाना एग्जाम से पहले। बट EQCR इसको अच्छे से पढ़ना। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, एक बात बताओ, कोई भी एंगेजमेंट करने गए हो, चाहे आप ऑडिट करने गए, रिव्यू करने गए, कुछ भी करने गए, तो उसमें सिग्निफिकेंट जजमेंट तो आपने लिए होंगे। वो सिग्निफिकेंट जजमेंट का रिव्यू होगा, और वो रिव्यू कौन करेगा? EQC रिव्यूअर, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर उन्हें रिव्यू करेगा। और कब करेगा? बिफोर द रिपोर्ट इज इशूड। रिव्यू से कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी क्या एंगेजमेंट पार्टनर की? सर नहीं होगी। रिव्यू हुआ है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होगी, वो अभी भी उन सारी चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, EQCR मैंडेटरी है सर। किन के लिए मैंडेटरी है? अगर ऑडिट हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी? लिस्टेड एंटिटीज की ऑडिट, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट ऑफ FS ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, तो इनका क्या है सर? इनका EQCR मैंडेटरी होगा। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इनका मैंडेटरी होगा। अब EQCR गया, EQCR अगर लिस्टेड एंटिटीज में, अगर EQCR फॉर ऑडिट ऑफ FS ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, उसमें ये सारी चीजें कंसीडर करेगा। कौन सी चीजें कंसीडर करेगा EQCR? ये 7 चीजें कंसीडर करेगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, समझ में आएगा और याद भी रखना सारा बात। ठीक है, इंगेजमेंट टीम का इवेल्युएशन। भैया एक बात बताओ, अगर आप ऑडिट करने गए, आप अगर रिव्यू करने गए, आप कुछ भी करने गए, उस एंगेजमेंट पे काम करने गए, तो आप सबसे पहले क्या चेक करोगे? एंगेजमेंट टीम इवेल्युएट करेगी। क्या इवेल्युएट करेगी? कि भैया हमारी फर्म और जिस कंपनी की मैं अगर ऑडिट करने गया हूं, उसमें इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, ये चेक करना। और ये चेक करने की जिम्मेदारी किसकी दी है? इन्होंने कहा कि एंगेजमेंट टीम इवेल्युएशन, एंगेजमेंट टीम इवेल्युएट करेगी। किस चीज के बारे में करेगी? फर्म इंडिपेंडेंस। उसके साथ जिसकी ऑडिट करने गए हैं, फॉर एग्जांपल क्या उसके साथ आपका कोई इंटरेस्ट है, उससे आप इंडिपेंडेंट हो कि नहीं हो, ये चेक करेगा कौन? ये एंगेजमेंट टीम इवेल्युएट करेगी। और ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, ये कौन कंसीडर करेगा? ये कंसीडर करेगा EQCR रिव्यूअर। कौन कंसीडर करेगा? EQCR रिव्यूअर ये चीज को कंसीडर करेगा। तो अब सर सुनो, सेकंड पॉइंट, सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई। अगर कोई सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई हुआ है ड्यूरिंग द एंगेजमेंट और रेस्पॉन्स टू दिस दोज रिस्क, तो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर जब आएगा, वो क्या चीज कंसीडर करेगा कि कौन से सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई हुए? एंगेजमेंट टीम, एंगेजमेंट पार्टनर हमें बताओ। तो उन्होंने बताया ये सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई हुआ, गोइंग कंसर्न पे इतना दिक्कत आ रहा है, खतरा है, ये है, वो है, सारी बातें, प्रोविजन कंटिजेंसी इसमें ये नहीं है। ठीक है, डेटर्स के अमाउंट में, एक्सटर्नल कंफर्मेशन में ये दिक्कत है, सारे सिग्निफिकेंट रिस्क जो आइडेंटिफाई किए हैं एंगेजमेंट टीम इवैल्यूएशन और एंगेजमेंट पार्टनर ने, वो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को हम बताएंगे। और फिर उस रिस्क जो हमने आइडेंटिफाई हुआ, उसमें हमारा रिस्पॉन्स क्या था, रिस्पॉन्स टू दोज रिस्क। तो ये चीज कौन देखेगा? ये चीज देखेगा एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। जजमेंट, अब ऑडिटर, एंगेजमेंट पार्टनर ऑडिटर ही हुआ ना, तो एंगेजमेंट पार्टनर ने क्या क्या जजमेंट्स लिए हैं, पर्टिकुलरली किसके लिए? मेटेरियलिटी मतलब क्या मेटेरियलिटी उन्होंने सेट की, कितना परसेंटेज उन्होंने सेट किया, क्या कितनी सैंपलिंग चेक किए, तो जो मेटेरियलिटी लेवल सेट किया वो सही है कि नहीं सही है, ये सारी चीजें कौन, जो भी ये जजमेंट्स लिए होंगे, ये जजमेंट्स किन्होंने लिए सर? एंगेजमेंट पार्टनर ने लिए होंगे ऑडिट करते समय। तो इन सबको कौन रिव्यू करेगा? एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, जिंदाबाद, वो रिव्यू करेगा। सिग्निफिकेंट रिस्क अगर आपको मिला, उसके लिए भी आपने कोई जजमेंट्स लिए होंगे, तो वो जजमेंट्स भी ये कौन कंसीडर करेगा? एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर कंसीडर करेगा। क्या आपने अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ली है कि नहीं? वेदर द अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हैज टेकन प्लेस, क्या अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ली गई है ऑन मैटर्स इन्वॉल्विंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। भैया डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अराइज हुआ, ठीक है, या फिर कोई डिफिकल्ट या कंटेसियस मैटर आया, और उसके बाद में कंक्लूजन अराइजिंग फ्रॉम दोज कंसल्टेशन। सुनो अब क्या, पॉइंट नंबर 4 देखो, इसको मिटा देते हैं। सिंपल सी बात है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया होगा। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसी के भी बीच में आ सकता है, मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है। ठीक है, मैनेजमेंट अगर ऑडिटर है, फॉर एग्जांपल ऑडिटर है, उसका और ऑडिटर के टीम का, जो एंगेजमेंट टीम बोलते हैं, ET एंगेजमेंट टीम, उनमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया। कहीं पे भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया है तो क्या अप्रोप्रिएट कंसल्टेशंस ली गई है, वो मैटर पे डिस्कस किया। क्या अगर कोई डिफिकल्ट मैटर आया, यहां पे देखो अपन ने पढ़ा था, डिफिकल्ट मैटर आया, कंटेसियस मैटर आया, मतलब डिसएग्रीमेंट, वहां जहां पे हमारी बात बन नहीं रही है, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, तो वहां पे क्या आपने कंसल्टेशंस लिए? तो वेदर द अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हैज टेकन प्लेस ऑन मैटर्स इन्वॉल्विंग, कौन से सर? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या फिर अदर डिफिकल्ट या कंटेसियस मैटर, एंड कंक्लूजन अराइजिंग फ्रॉम दोज कंसल्टेशन, और उन
जो कंसल्टेशंस ली आपसे, आपने जो जो भी कंसल्टेशन ली एंगेजमेंट पार्टनर्स ने, वो कौन कंसिडर करेगा कि भैया देखो जो आपने कंक्लूजन आई, पहले आपने कंसल्टेशन ली, वो कंसल्टेशन ली, अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लिया, उसके बाद इन कंसल्टेशन का कुछ तो कंक्लूजन आया होगा ना, ये कंक्लूजन भी कंसीडर करेगा। कौन कंसीडर करेगा? एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, ये भी कंसीडर करेगा। पहले तो ये देखेगा कि आपने कंसल्टेशन ली क्या, सर कौन सी कंसल्टेशन, अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ली क्या, कौन से मैटर पे, अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाला मैटर है, डिफिकल्ट मैटर है, कंटेसियस मैटर है, तो क्या इस पे आपने कंसल्टेशन ली, और जब आपने कंसल्टेशन ले ली, आपका कंक्लूजन आ गया, तो ये इस पे भी वो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर कंसीडर करेगा। क्या कंसीडर करेगा? इधर देखो साफ साफ लिखा है, जो कंक्लूजन अराइज हुई है, कहां जो कंक्लूजन अराइज हुई है, जो कंसल्टेशंस ली है उससे, वो कंसीडर करेगा। कौन कंसीडर करेगा? एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर कंसीडर करेगा। फिर से बता रहा हूं, आपको अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लेनी है, उस कंसल्टेशन के आपने अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ले ली, तो कुछ तो कंक्लूजन आया होगा ना, उन कंक्लूजन्स को भी कंसीडर करेगा हमारा भाई कौन? एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। सिंपल है सर। चारों पॉइंट देखो पहले, फिर वापस पांचवें पे जाएंगे। पहला EQCR में, अगर EQCR हो रहा है, किनका EQCR हो रहा है? एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर हो रहा है उन एंटिटीज का। कौन सी एंटिटीज का? लिस्टेड एंटिटीज की जो ऑडिट हुई है, FS ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। तो उसमें एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में क्या क्या चीजें कंसीडर की जाएगी? ये 7 चीजें कंसीडर की जाएगी। पहला, उनका इंडिपेंडेंस रिलेशन, मतलब इंडिपेंडेंस के रिलेशन में उनका कंसिडरेशन किया जाएगा। सर एंगेजमेंट टीम ने इवेल्युएट किया है, क्या इवेल्युएट किया है? फर्म का इंडिपेंडेंस उस स्पेसिफिक एंगेजमेंट इन रिलेशन टू स्पेसिफिक एंगेजमेंट। क्या कौन से सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई हुए ड्यूरिंग द एंगेजमेंट और उनका रिस्पॉन्स क्या था? आपने मेटेरियलिटी के रिगार्डिंग क्या जजमेंट लिया? आपने सिग्निफिकेंट रिस्क के रिगार्डिंग क्या क्या जजमेंट लिया? यह सारी चीज कौन कंसिडर कर रहा है? एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। क्या कोई मैटर पे आपने कंसल्टेशन लिए, वेदर अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हैज टेकन प्लेस ऑन मैटर, कौन से वाले मैटर जहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, डिफिकल्ट है, कंटेसियस मैटर है, तो उस पर आपने अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ली है कि नहीं ली है? और अगर आपने कंसल्टेशन ली तो उसका कुछ कंक्लूजन आया ना, तो वो कंक्लूजन जो आया है उन कंसल्टेशन से, वो भी कंसीडर करेंगे। कौन कंसीडर करेगा? एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर उनको भी कंसीडर करेगा। बहुत सिंपल, बहुत इजी, ठीक है। उसके बाद में वो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर जब आया, वो ये भी देखेगा, वो ये भी कंसीडर करेगा कौन से मैटर आपने कम्युनिकेट किए हैं ऊपर वालों को मतलब मैनेजमेंट और TCWG या फिर कोई अदर पार्टी सच एज रेगुलेटरी बॉडीज को। आपने जो मैटर कम्युनिकेट किए हैं, आपने जो एंगेजमेंट पार्टनर ने कोई मैटर कम्युनिकेट किए होंगे, किसको? मैनेजमेंट को, TCWG को, या फिर कोई बाहर की पार्टी रेगुलेटरी बॉडीज को भी कम्युनिकेट किए, तो ये मैटर्स कौन कंसीडर करेगा? ये मैटर EQCR रिव्यू में कंसीडर किए जाएंगे। आपने जो रिपोर्ट इशू की है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, तो अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द रिपोर्ट टू बी इशूड, वो भी कंसीडर किया जाएगा। किसके द्वारा? एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के द्वारा। 7 में जो वर्किंग पेपर सेलेक्ट हुए हैं फॉर रिव्यू, वेदर द वर्किंग पेपर सेलेक्टेड फॉर रिव्यू। अब या वो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर आया तो वो सारे वर्किंग पेपर आपके खुलवाएगा, बोलेगा सारा काम चेक करेगा। सिंपल है, बेसिक, आपका भी रिव्यू हुआ होगा अगर आपने ऑडिट किया, ठीक है। तो वो सारे वर्किंग पेपर्स चेक करेगा, तो उसमें वो देखेगा कि जो वर्क परफॉर्म्ड हुआ है ना, वेदर दी वर्किंग पेपर सेलेक्टेड, जो वर्किंग पेपर सेलेक्ट हुए रिव्यू के लिए, वो रिफ्लेक्ट करते हैं ना, वो ये दिखाते हैं ना कि जो वर्क परफॉर्म्ड हुआ है इन रिलेशन टू सिग्निफिकेंट जजमेंट एंड सपोर्ट द कंक्लूजन रीच्ड। सुनो, अब जो अगर आपने वर्क परफॉर्म किया, सुनो, वर्क परफॉर्म किया, वर्क परफॉर्म किसने किया? एंगेजमेंट टीम और एंगेजमेंट टीम का पार्टनर और एंगेजमेंट टीम ने काम किया। तो ये जब अब इसके वर्किंग पेपर्स बने होंगे, हाँ सर वर्किंग पेपर्स, तो भैया क्या ये वर्किंग पेपर्स रिफ्लेक्ट करते हैं जो आपने वर्क परफॉर्म किया है इन रिलेशन टू सिग्निफिकेंट जजमेंट्स, और ये सपोर्ट करते हैं ना, आपके वर्किंग पेपर्स आपके कंक्लूजन को सपोर्ट करते हैं ना। सिंपल सी बात है, आप इशू करोगे, रिपोर्ट इशू करोगे, उसमें आप अपना ओपिनियन दोगे, क्या आपके वर्किंग पेपर्स ये आपके ओपिनियन को सपोर्ट करते हैं? ये चेक करेगा एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, ये वो चीज कंसीडर करेगा। सिंपल, ये 7 पॉइंट समझने के हिसाब से तो बहुत आसान थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कहां है सर? ये सेम टू सेम लिखना पड़ेगा। मेमोरी टेक्निक बताओ, कोई मेमोरी टेक्निक नहीं है। अगर EQCR का पूछे कि अगर EQCR हो रहा है किसका? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज में, तो उसमें क्या क्या चीजें कंसीडर की होगी आप लिखना, EQ 2 बार है, Q C और R।
आर मतलब अप्रोप्रिएटनेस ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड, सी मतलब कम्युनिकेशन, तो मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड किन किन को, मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी, अदर पार्टीज को, और सी मतलब अप्रोप्रिएट कंसल्टेशंस लिए हैं ना उन मैटर्स पे, कौन से मैटर्स पे जिसपे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है, डिफिकल्ट है, कंटेशियस मैटर्स है, और जो कंक्लूजन अराइज हुए हैं उन कंसल्टेशंस के द्वारा। फिर क्यों मतलब सर आप क्यों ये कर रहे हो सर, अब इधर मेरी बात सुनो, अगर आप EQCR आया तो वो क्या कंसीडर करेगा, ये 7 चीज कंसीडर करेगा। तो ये क्यों कंसीडर करेगा, क्योंकि सर कुछ सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई हुए, और अगर रिस्क आइडेंटिफाई हुए तो रिस्पॉन्स तो अपने आप जाता है। तो क्यों कंसीडर करेगा, क्यों सर, क्योंकि कुछ सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई हुए हैं ड्यूरिंग द एंगेजमेंट, और उस अगर आइडेंटिफाई हुए हैं तो रेस्पॉन्स तो जाएगा, रेस्पॉन्स टू दोज रिस्क। क्यों आप EQCR में ये मैटर्स कंसीडर कर रहे हो, क्योंकि मटेरियलिटी के और सिग्निफिकेंट रिस्क पे क्या हुआ है, जजमेंट्स बने, जजमेंट मेड पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू मटेरियलिटी एंड सिग्निफिकेंट रिस्क। इस क्यू को फिर से सुनो सर, ये EQCR क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि कुछ सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड हुए हैं। देखो मैंने पढ़ा दिया, मैंने समझा दिया, मैं आगे जा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग इसको सीरियस नहीं लोगे तो आपकी दिक्कत हो जाएगी, आपको भी अभी याद करना है, बाद में कभी आएगा नहीं। और अगर आप बोलोगे ना बाद में, तो 19 चैप्टर है, ठीक है, तो बाद में कब करोगे, तब तक टाइम खत्म हो जाएगा। तो जब याद करा रहा हूं तो प्लीज मेरे साथ अभी याद करो, ठीक है। EQCR में अपन क्यों करेंगे, क्योंकि सर कुछ सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई में, और अगर सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई होता है ना तो सर उसका रेस्पॉन्स भी जाता है। आपका सेम टू सेम लाइन लिखोगे ना, ठीक है। और अगर क्यों कर रहे हैं सर दूसरा, एक तो सर सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई और कुछ जजमेंट्स लिए हुए, अगर सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई हुआ तो रेस्पॉन्स हुआ होगा, और रेस्पॉन्स मतलब कुछ जजमेंट्स लिए गए होंगे। जजमेंट किसके प्रति सर, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू मटेरियलिटी एंड सिग्निफिकेंट रिस्क, सिंपल इतना याद रखना। और ई से सर इंगेजमेंट टीम का इवेल्युएशन, किस चीज का, ऑफ द फर्म इंडिपेंडेंस इन रिलेशन टू द स्पेसिफिक इंगेजमेंट। ई से सर इंगेजमेंट टीम का इवेल्युएशन ऑफ द फर्म इंडिपेंडेंस इन रिलेशन टू स्पेसिफिक इंगेजमेंट। क्यों करेंगे, क्योंकि सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड हुआ और उसका रेस्पॉन्स टू दोज रिस्क। सर क्यों करेंगे, क्योंकि सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई हुआ एंड रेस्पॉन्स टू दोज रिस्क। अगर उसका रेस्पॉन्स क्या होगा सर, उसका रेस्पॉन्स यही होगा कि हमने जजमेंट्स लिए हैं। क्या लिए, जजमेंट्स किसके प्रति, मेड पर्टिकुलरली विद रेस्पेक्ट टू मटेरियलिटी एंड सिग्निफिकेंट रिस्क। सी से अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लिए हैं ना, मैटर्स कौन से कम्युनिकेट किए हैं। आर से अप्रोप्रिएटनेस ऑफ रिपोर्ट, ये पॉइंट 7 अगर आपको याद रहे तो आपकी इच्छा, 6 याद रख लेना काफी है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 6 लिख देना फुल मार्क्स। EQCR रिव्यूअर कौन हो सकता है बताओ, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर कौन हो सकता है, पार्टनर हो सकता है हमारे फर्म का, कोई दिक्कत नहीं है, या अदर पर्सन इन दी फर्म हु शुड बी अ मेंबर ऑफ ICI, सीए तो होना ही चाहिए, या सुटेबली क्वालिफाइड एक्सटर्नल पर्सन, सुटेबली मतलब बाहर का बंदा भी हो सकता है कि रिव्यूअर, हाँ सर बाहर का बंदा भी हो सकता है, पर वो पार्टनर होना चाहिए, पार्टनर और एक्सपीरियंस इंप्लॉयड फ्रॉम अनदर फर्म, या तो उस कोई दूसरे सीए फर्म का क्या होना चाहिए, वो एक्सपीरियंस इंप्लॉय होना चाहिए, ठीक है, या फिर वो पार्टनर होना चाहिए, ठीक है। और टीम मेड ऑफ या आप इन ऐसे इंडिविजुअल्स की टीम भी बना सकते हो, ठीक है। देखो आप ऑडिट कर रहे हो, एंगेजमेंट पार्टनर ऑडिट कर रहा है, उसका रिव्यू करेगा, तो कौन रिव्यू कर सकता है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर उसका रिव्यू कर सकता है। वो कौन हो सकता है सर, हमारे फर्म का पार्टनर हो सकता है, हमारे फर्म का दूसरा आदमी भी हो सकता है, पर वो मेंबर होना चाहिए ICI का, या कोई एक्सटर्नल भी हो सकता है क्या, हाँ सुटेबली क्वालिफाइड एक्सटर्नल, वो क्वालिफाइड होना चाहिए, जो क्वालिफिकेशन चाहिए होती है ना वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मतलब CA होना चाहिए। तो सुटेबली क्वालिफाइड एक्सटर्नल पर्सन, वो पार्टनर भी हो सकता है और एक्सपीरियंस इंप्लॉयड फ्रॉम अनदर फर्म भी हो सकता है, और इनकी एक टीम भी बना सकते हो, कोई टीम मेड अप ऑफ सच इंडिविजुअल्स, तो ये लोग EQC एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर हो सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। जो EQCR होता है ना, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर जो होता है, उसको ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी पड़ती है, मतलब उसको बायस नहीं होना चाहिए, नॉट बायस्ड। अब बायस्ड का मतलब आप लोग को पता है ना, वो किसी एक चीज मतलब किसी के लिए फेवर कर रहा है, किसी की तरफ उसका झुकाव है, भेदभाव कर रहा है, वो भेदभाव उसको नहीं करना है, उसको क्या करना है, उसको ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी है। और ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन कौन करेगा, EQCR रिव्यूअर करेगा। और पार्टिसिपेशन इन एंगेजमेंट और डिसीजन फॉर टीम शुड बी अवॉइडेड। अगर वो देखो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है, तो अगर टीम्स का डिसाइड हो रहा है कि ये टीम का डिसीजन लिया जा रहा है, ये टीम अगर ऑडिट करने जा रही है, ये टीम ये स्पेसिफिक एंगेजमेंट करने जा रही है, तो वैसे डिसीजंस में, वैसी चीजों में इसको दूर रहना चाहिए, किसको, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को दूर रहना चाहिए। अगर वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा तो किस बात का, वो तो मेंटेन ही नहीं रहेगा, वो क्या होगा, अपने बंदे से सेलेक्ट कर सकता है। तो पार्टिसिपेशन इन एंगेजमेंट में पार्टिसिपेशन तो उसको करना ही नहीं है। और डिसीजन फॉर टीम, वो अगर टीम का डिसीजन, ये भी उसको नहीं लेना, किसको नहीं लेना, जो रिव्यू करने जा रहा है उसको। क्या मतलब, कौन टीम जा रही है सर, टीम के लिए क्यों डिसीजन ले रहा है भैया, और इस एंगेजमेंट में पार्टिसिपेट थोड़ी करना है तेरे को, क्यों कर रहा है उससे, तेरे को तो वहां रिव्यू करने जाना है बस, कि इन्होंने ढंग से काम किया है कि नहीं किया है।
रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल्स, फर्म का पॉलिसी होना चाहिए। फर्म पॉलिसीज जो होती है ना, फर्म में पॉलिसी जो होती है वो आउटलाइन करेगी प्रोसीजर्स फॉर रिप्लेसिंग EQC रिव्यूअर इफ ऑब्जेक्टिविटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। फर्म की पॉलिसी होती है, SQC बस पूरा घड़ी मतलब हर एक पेज के हर एक लाइन में यही बोल रहा है पॉलिसी होना चाहिए, SQC यही तो बोल रहा है कब से। तो ठीक है सर, आप जो फर्म की पॉलिसी है ना उसमें एक चीज और होनी चाहिए, उसमें आप आउटलाइन कर दो प्रोसीजर्स, मतलब प्रोसीजर्स बता दो। ये चीजें समझने की है, रटने की नहीं है। रटने वाले ऊपर वाले पॉइंट थे EQC रिव्यू वाले, अच्छे से रट लेना, एग्जाम में कभी भी दिख जाएंगे। तो फर्म की जो पॉलिसीज है देखो, मतलब जहां पे मैं बोल रहा हूँ समझने का टॉपिक है वहां पे समझो, जहां पे रटने का है वहां पे मैं बता चुका हूँ कि आपको रटना है। पहले मैंने आपको इसको समझा दिया, इसका मेमोरी टेक्निक आपको बता दिया। जैसे भी अब इसको आपको याद चाहिए, मुझे याद चाहिए, अब इसमें आपको कोई इधर ABCD कुछ अब ऐसे मत करना, ठीक है। जो अपन ने मेमोरी टेक्निक बनाई ना EQCR बेस्ट है, क्योंकि अपन कंफ्यूज ही नहीं होंगे अगर EQCR का क्वेश्चन आया। ई से फर्म का इवैल्यूएशन ऑफ इंडिपेंडेंस, क्यू से सर सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई हुआ और उसका रिस्पॉन्स, और अगर क्यू सर क्यू दूसरा क्यू ये था कि अगर सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई हुआ है और उसका रिस्पॉन्स में हम लोग जजमेंट्स देंगे। जजमेंट्स किसके रिलेशन में, किसके पर्टिकुलरली, जजमेंट्स मेड पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू मटेरियलिटी एंड सिग्निफिकेंट रिस्क। और सी से अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन था, सी से कम्युनिकेशन था, आर से अप्रोप्रिएटनेस ऑफ रिपोर्ट था। अब मेरे को आएंगे तो मैं 6 के 6 पॉइंट ऐसे ही लिखूंगा। अब आप भी डिसाइड करो EQCR को ऐसे याद रखना है कि नहीं याद रखना। तो सर रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल्स में हम लोग पढ़ रहे थे, अगर ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए मतलब ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन नहीं कर पाया, वो हो गई कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। तो फर्म ने जो पॉलिसीज बनाई है ना उसमें प्रोसीजर्स बता दे कैसे इसको रिप्लेस करेंगे। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को रिप्लेसमेंट का पॉलिसी बना दो, सिंपल सा कह रहा है, अगर ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। अनदर इंडिविजुअल विद इन द फर्म और सुटेबली एक्सटर्नल पर्सन मे बी अपॉइंटेड इन सच केस। अगर ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो गई तो दूसरा बंदा लगा दो फर्म का, या फिर कोई बाहर से दूसरा सुटेबली क्वालिफाइड होना चाहिए एक्सटर्नल बंदा दूसरे फर्म से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बात बन नहीं रही है सर, डिफरेंस आ रहा है हमारे ओपिनियन में, डिफरेंस आ रहा है। अब ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किन किन के बीच में आ सकता है ये देखो, ठीक है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किन किन के बीच में आ सकता है, देयर माइट बी ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंगेजमेंट टीम के साथ आ सकता है, जिसके साथ आपने कंसल्ट किया उसके साथ आ सकता है। एंगेजमेंट पार्टनर और एंगेजमेंट रिव्यूअर के साथ भी तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मतलब हमारी बात मैच नहीं हो रही, हमारे ओपिनियन अलग अलग है, ठीक है। सबके ओपिनियन का अपना राइट, मेरा ओपिनियन अलग, आप लोग का ओपिनियन अलग। तो किन किन के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है, अरे जो भी अपन ने पढ़ा, टीम वालों के बीच में आ सकता है, टीम का पार्टनर के साथ आ सकता है, पार्टनर का रिव्यूअर के साथ आ सकता है। तो इनके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया तो रिपोर्ट इशू तभी होगी जब पहले डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपको क्या करना है, उसको पे रिजोल्व करना है। रिपोर्ट शुड बी इशूड आफ्टर रिजोल्यूशन ऑफ सच डिफरेंस, मतलब ये डिफरेंस खत्म हो उसके बाद ही रिपोर्ट इशू होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। इन केस देखो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ने कुछ रिकमेंडेशन दी कि ये रिकमेंडेशन है, आपको इनको फॉलो करना है। नॉट एक्सेप्टेड बाय द एंगेजमेंट पार्टनर, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। कौन नहीं एक्सेप्ट कर रहा, एंगेजमेंट पार्टनर, और मैटर अभी रिजॉल्व नहीं हुआ। भैया उसने कुछ रिकमेंडेशन दी, ये रिकमेंडेशन किसने दी, EQC रिव्यूअर ने, ठीक है। बस रिव्यूअर ही लिख देता हूं, ये रिव्यूअर ने कुछ रिकमेंडेशंस दी, ठीक है। और ये रिकमेंडेशन जो दी एंगेजमेंट पार्टनर ने बोला अपन एक्सेप्ट नहीं करता, मैं नहीं एक्सेप्ट करता। तो आपको क्या लगता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से मैटर एक्सेप्ट नहीं हुआ। अगर उसको भी सही लगता है, इसको भी सही लगता, दोनों मान जाते, मैटर सॉल्व, मैटर काम खत्म। बट इन केस रिकमेंडेशन ऑफ एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर आर नॉट एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्टेड नहीं है। किसके द्वारा, एंगेजमेंट पार्टनर के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया, मैटर रिजॉल्व नहीं है। तो मैटर शुड बी रिजॉल्व बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर्स। कौन से प्रोसीजर्स, जो आपके फर्म ने स्टेब्लिश कर रखे। देखो आपको दिक्कत हुई, ठीक है। तो अब आपका जो आपका रिव्यूअर के साथ आपका नहीं बना, आपका रिकमेंडेशन जो उसने दिया उसके साथ आपका मैच नहीं हुआ, मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। आपने वो मैटर पे क्या, आपने जो भी उसने रिकमेंडेशन दी आपने एक्सेप्ट नहीं किया और मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ। तो मैटर तो रिजॉल्व होना चाहिए। सर कैसे रिजॉल्व होना चाहिए, तो इसमें कहा गया है जो आपके फर्म के ने कुछ प्रोसीजर्स बना रखे होंगे ना, उधर जाके देखो ना, हमसे क्या पूछ रहे हो। आईसीआई ने आईसीआई ने क्या कहा कि आपके कुछ स्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स होने चाहिए फर्म के। आईसीआई ने कहा हमसे मत पूछो,
खुद के स्टेब्लिश प्रोसीजर्स है ना आपके पास, SQC1 ऐसे मतलब SQC1 में कहा कि आपने स्टेब्लिश प्रोसीजर्स बनाए होंगे ना इस चीज के लिए भी, ऊपर से कह रहे हैं पॉलिसी बनाओ, प्रोसीजर बनाओ। तो अगर आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी सॉल्व नहीं हुआ ना, अगर आपका मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ, आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अभी भी है, रिकमेंडेशन एंगेजमेंट पार्टनर ने एक्सेप्ट नहीं की है, तो आप क्या करोगे, आप इस मैटर को रिजॉल्व तो करोगे। तो सर रिजॉल्व कैसे करें, तो SQC ने कहा जो आपके फर्म ने जो स्टेब्लिश प्रोसीजर्स बनाए हैं उनको फॉलो करो। हमसे क्या पूछ रहे हो, पर इन्होंने दया खा के 2 एग्जाम्पल भी दे दिए। 2 एग्जाम्पल क्या बोले, लाइक बाय, स्क्रीन वापस आओ नीचे, क्या दिए, लाइक बाय कंसल्टिंग विथ अनदर प्रैक्टिशनर, आप किसी दूसरे प्रैक्टिशनर्स के साथ कंसल्ट कर लो और इस मैटर को रिजॉल्व कर लो, या फिर आप कंसल्ट कर लो किसके साथ, प्रोफेशनल या रेगुलेटरी बॉडीज के साथ, मतलब आप दूसरों से कंसल्ट करके मैटर रिजॉल्व करो। मैटर रिजॉल्व करो उसके बाद ही रिपोर्ट इश्यू हो सकती है, ये तो बात फिक्स है। तो अगर आपका रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं किया एंगेजमेंट पार्टनर ने, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अभी भी एग्जिस्ट करता है, मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ, तो मैटर रिजॉल्व होगा सर कैसे, बाय फॉलोइंग जो फर्म के स्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स है, फर्म ने स्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स, जो भी फर्म ने स्टेब्लिश प्रोसीजर्स बनाए हैं उसके द्वारा आप इसको सॉल्व कर ले, इसको रिजॉल्व कर लो। और लाइक में इन्होंने 2 एग्जांपल दिए, लाइक बाय कंसल्टिंग, किसके साथ आप कंसल्ट कर लो, अदर प्रैक्टिशनर के साथ, अदर फर्म के साथ, या फिर अदर प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडीज के साथ, ठीक है, आप इनको साथ कंसल्ट कर लो। मतलब यही बताया कि आप दूसरों से कंसल्ट कर लो, एक ही एग्जाम्पल बोलो ना इसको, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। ये पूरा पेज अपना कंप्लीट हो गया 1.2, इसको एक बार देख लो आप लोग। अब आ जाओ पेज 1.3 पे, एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन। एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन आपको कुछ नया सुनाई लग रहा होगा, ये एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन क्या है, पर आपने एक वर्ड तो सुना होगा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। भैया SQC तो सब पे अप्लाई होता है, ऑडिट पे भी, रिव्यू पे भी, नॉन एश्योरेंस वाले एंगेजमेंट पे भी होता है ना, SQC1 तो सब पे। तो इन्होंने एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन वर्ड यूज किया। और वैसे हम इसको जानते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हमें अच्छे से पता है, जो भी हमने वर्किंग फाइल पेपर्स बनाए, वर्किंग फाइल्स है हमारी, उनको हम लोग असेंबल करके, उनको कंपाइल करके अपने रिकॉर्ड्स अपने लिए मेंटेन करते हैं, ठीक है। वो क्यों अपन करते हैं, क्योंकि जो हम कंक्लूजन रीच किए उसके लिए ये वर्किंग पेपर्स ही उनको सपोर्ट करते हैं, जो कंक्लूजन हमने रिपोर्ट्स में इशू किया, जो ओपिनियन हमने रिपोर्ट में इशू किया है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन फर्म को स्टेब्लिश करने पॉलिसीज और प्रोसीजर्स टू कंप्लीट द असेंबली ऑफ द फाइनल एंगेजमेंट फाइल्स, जो भी एंगेजमेंट हो, चाहे ऑडिट हो चाहे रिव्यू हो, उस पे उसकी असेंबली हो जानी चाहिए एंगेजमेंट फाइल्स की टाइमली बेसिस पे। इसके लिए फर्म को पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बना रहे हैं। हाँ सर SQC1 में सब पे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ही बनाने, तो फर्म को स्टेब्लिश करनी है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू कंप्लीट द असेंबली ऑफ फाइनल एंगेजमेंट फाइल्स ऑन टाइमली बेसिस आफ्टर द रिपोर्ट हैज बीन फाइनलाइज्ड। रिपोर्ट फाइनलाइज हो गई, रिपोर्ट इश्यू हो गई, उसके बाद में असेंबली कंप्लीट हो जानी चाहिए एंगेजमेंट फाइल्स की। पर अगर वो एंगेजमेंट फाइल्स में, मतलब अगर वो एंगेजमेंट ऑडिट एंगेजमेंट है, तो भैया सुनो, ये ऑडिट एंगेजमेंट है तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो इस पे भी एंगेजमेंट फाइल्स तो बनेगी, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होगा, एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो इसमें कैसे होगा, जैसे आपकी ऑडिट रिपोर्ट की डेट है, ऑडिटर्स डेट ऑफ रिपोर्ट, ठीक है, जो ऑडिटर डेट ऑफ रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट में आपने डेट डाली है, उसके विद इन 60 डेज आपको क्या कंप्लीट कर लेनी है, आपको एंगेजमेंट फाइल कंप्लीट करनी है, एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लेना है, उनकी असेंबली कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। एंगेजमेंट डॉक्यूमेंट विद इन 16 डेज बोलो, और इधर इन्होंने क्या लिखा है, नॉट मोर देन 60 डेज। बात तो एक ही है, एंगेजमेंट फाइल शुड बी कंप्लीटेड इन नॉट मोर देन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट है ना, उससे 60 डेज के अंदर अंदर ये एंगेजमेंट फाइल्स का काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, इन केस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, अगर ऑडिट एंगेजमेंट है तो। अगर सर दूसरा एंगेजमेंट है, इनकी अदर केसेस, तो जो लिमिट्स अप्रोप्रिएट है उस एंगेजमेंट्स में, वो लिमिट्स क्या है हमें बता ही नहीं, वो जो लिमिट अप्रोप्रिएट है वो, तो हम लोग भी जो अप्रोप्रिएट लिमिट है वही याद रखेंगे, ठीक है।
अगर एक ही सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन पे, सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन लिखा हुआ यहाँ पे, वह जो सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन होती है उस पर ही ऑडिट होती है। सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन मतलब देखो जो जिनकी ऑडिट, जिस चीज की ऑडिट हो रही है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपका सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन, इस पे 2 रिपोर्ट इशू हो रही है, रिपोर्ट 1 रिपोर्ट 2, दोनों की डेट तो अलग अलग ही होगी। तो अब इन दोनों के लिए 60 डेज वाली लिमिट हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे? सेपरेट इंगेजमेंट मानेंगे, इसको भी सेपरेट इंगेजमेंट, इसको भी सेपरेट इंगेजमेंट, इस डेट से 60 डेज और इस डेट से विद इन 60 डेज, मतलब नॉट मोर देन 60 डेज में आपको इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना है। कोई बड़ी बात, कोई बड़ी बात नहीं। Where 2 or more reports are issued in respect of same subject matter information of entities, time limit for the assembly of final engagement file should be considered for each report as if it were separate engagement। माना जाएगा कि ये सेपरेट engagement था और 60 डेज की लिमिट वहीं से अपन काउंट करेंगे, राइट। अब ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ये 3 पॉइंट मतलब ये भी इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन में, ये स्पेसिफिकली उसके लिए, किसके लिए सर? EQCR के लिए है। तो लिखा है केयर शुड बी टेकन दैट द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ EQCR, क्या डॉक्यूमेंटेशन ऑफ EQCR रिक्वायर डॉक्यूमेंटेशन दैट, भैया ये EQCR भी ये 3 चीजों का डॉक्यूमेंटेशन कर ले, बस यही है कंसेप्ट। तो अब सर वो किन 3 चीजों को डॉक्यूमेंटेशन करेगा? इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, भैया एक सेकंड इनको हटा देते हैं फिर आपसे डिस्कस करते हैं। अब सुनो भाई, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अब ये क्या कह रहा है? इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू है, इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। तो उस भैया ये क्या क्या डॉक्यूमेंट करेगा ये बता दो हमको। तो हमने कहा ये 3 चीज डॉक्यूमेंट करेगा। 3 चीज में क्या है? फर्म की पॉलिसी होगी EQCR पे, हाँ सर पॉलिसी तो होगी फर्म की EQCR पे, यहां देखो फर्म पॉलिसी ऑन EQR होगी। तो जो प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड है किसमें? बाय दी फर्म पॉलिसीज ऑन EQCR, वो परफॉर्म हो गए होंगे। भैया हर चीज की पॉलिसी है, EQCR पे भी पॉलिसी होगी फर्म की, तो फर्म पॉलिसी ऑन EQCR उसमें जो प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड है ना कि ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करे इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, तो वो कंप्लीट हो जाने चाहिए, वो परफॉर्म हो जाने चाहिए। तो इसमें जो प्रोसीजर्स है वो परफॉर्म हो जाने चाहिए, परफॉर्म्ड होने चाहिए, मतलब परफॉर्म हो जाने चाहिए। और EQCR हैज बीन कंप्लीटेड, मतलब EQCR ये डॉक्यूमेंट करेगा कि इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है बिफोर द रिपोर्ट इज इशूड। ये भी कोई बड़ी बात नहीं सर, रिपोर्ट इशू होने से पहले इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू पूरा हो चुका है, ये भी डॉक्यूमेंट कर लेगा। और एक चीज और डॉक्यूमेंट करेगा कि रिव्यूअर को कोई भी ऐसे अनरिजॉल्व मैटर का पता नहीं है, इज नॉट अवेयर ऑफ एनी अनरिजॉल्व मैटर। भैया अगर उसको अनरिजॉल्व मैटर अगर पता होता तो वो उस पर काम कर लेता, उसको रिजॉल्व कर लेता। तो ये इसमें ये लिखा है कि रिव्यूअर को कोई भी ऐसा अवेयर नहीं है अनरिजॉल्व मैटर के बारे में, जिसकी वजह से रिव्यूअर क्या करता? that would cause the reviewer to believe that the significant judgment the engagement team made and the conclusion they reached were not appropriate। डॉक्यूमेंटेशन में ये भी कह देगा भैया हमने क्या किया, जो प्रोसीजर्स आपने बताए थे, कौन किसने बताया कि फर्म के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होंगे और EQCR पे, वो हमने परफॉर्म कर लिए, हमने कंप्लीट कर लिया बिफोर द रिपोर्ट इज इशूड। और मुझे कोई भी ऐसे अनरिजॉल्व मैटर के बारे में नहीं पता है जिसकी वजह से मुझे मैं ये बिलीव करूं, क्या बिलीव करूं कि भैया देखो रिपोर्ट इशू होने से पहले सिग्निफिकेंट जजमेंट और दूसरा कंक्लूजन्स, 2 ही चीज हुई। तो अब ये कह रहा है कि भैया रिव्यूअर ये डॉक्यूमेंट करते समय ये डॉक्यूमेंट में क्या लिखेगा कि इज नॉट अवेयर, उसको कोई भी ऐसे अनरिजॉल्व मैटर के बारे में पता नहीं है, अनरिजॉल्व मैटर के बारे में वो अवेयर ही नहीं है, क्योंकि उसको जो जो सारे मैटर्स आए उसने वो रिजॉल्व कर लिए। और वो लास्ट में ये भी कह देगा मुझे इसके अलावा कोई भी ऐसा अनरिजॉल्व मैटर नहीं लग रहा जिसकी वजह से मैं ये कहूं, जिसकी वजह से मुझे ये बिलीव हो कि ये जो सिग्निफिकेंट जजमेंट इंगेजमेंट टीम ने लिए और जो ये कंक्लूजन जो भी रिपोर्ट में कंक्लूजन गए वो अप्रोप्रिएट नहीं है, ऐसा कोई भी अनरिजॉल्व मैटर मुझे अवेयर तो नहीं है। ठीक है, तो ये 3 चीजें, पहला था परफॉर्म, वह जो पॉलिसीज में लिखा है वो परफॉर्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। EQCR रिव्यू, हाँ सर इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कंप्लीट हो चुका है रिपोर्ट इशू होने से पहले, और मेरे को कोई भी अनरिजॉल्व मैटर का
पता नहीं है जिससे ये बिलीव हो, जो जिससे मुझे ये बिलीव हो क्या कि जो सिग्निफिकेंट जजमेंट एंगेजमेंट टीम ने लिया और जो कंक्लूजन वो लोग जिस कंक्लूजन पे वो पहुंचे वो अप्रोप्रिएट नहीं है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, परफॉर्म कंप्लीट अनरिजॉल्व मैटर, आपको परफॉर्म करना है और अनरिजॉल्व मैटर्स को कंप्लीट करना है। परफॉर्म से आप याद रखोगे जो प्रोसीजर्स आपको परफॉर्म करने थे, जो पॉलिसी में दिए वो आपने परफॉर्म कर लिए, आपने कंप्लीट कर लिया एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट इशू करने से पहले, और आपको कोई भी अनरिजॉल्व मैटर के बारे में नहीं पता जिससे आपको ये बिलीव हो कि ये सिग्निफिकेंट जजमेंट्स जो एंगेजमेंट टीम ने लिया है और जो कंक्लूजन्स पे ये लोग पहुंचे वो अप्रोप्रिएट नहीं है। तो परफॉर्म कंप्लीट अनरिजॉल्व मैटर, अगर याद हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ऐसे 220 में फिर से पढ़ाऊंगा। सर ये एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट की अगर बात करें तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी है, फर्म की। वैसे ही इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन अगर वो रिव्यू डॉक्यूमेंटेशन है तो वो किसकी प्रॉपर्टी है, फर्म की। सब तो फर्म की प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। फर्म चाहे अपने डिस्क्रिप्शन मतलब अपने मर्जी अपने डिस्क्रिप्शन पे कुछ पोर्शन शेयर कर सकती क्या क्लाइंट के साथ, चाहे तो कर सकती, उसकी मर्जी। कुछ एक्सट्रैक्ट शेयर कर सकती क्या, कर सकती, फर्म चाहे तब। सर ये जो एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन है ये क्या हमें रिटेन करने पड़ेंगे, हाँ जी सर। और रिटेन किसके लिए बताया हमें ऑडिट एंगेजमेंट्स के लिए बताया है कि जो रिटेंशन पीरियड है एंगेजमेंट फाइल्स का, एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन का, वो 7 साल से कम नहीं है, नॉट लेस देन 7 ईयर्स। कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, या अगर कोई ग्रुप रिपोर्ट है तो उस ग्रुप रिपोर्ट के डेट से, मतलब आपको 7 साल तक ये डॉक्यूमेंटेशन को रिटेन करना पड़ेगा, नॉट लेस देन 7 ईयर्स, मतलब 7 साल तक तो मिनिमम आपको ये डॉक्यूमेंट्स रिटेन करने पड़ेंगे। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हो गया, अगर ऑडिट है तो रिव्यू है तो रिव्यू डॉक्यूमेंटेशन हो गया। तो मतलब सिंपल लिख सकते हैं ना, एंगेजमेंट ये एप्लीकेबल किसके लिए, ये ऑडिट एंगेजमेंट्स के लिए, मतलब ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के लिए 7 साल वाली लिमिट है, बाकियों की ये लिमिट नहीं है, ठीक है। मैं ओनरशिप में चला गया था। ओनरशिप में भैया एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन जो भी ऑडिट और रिव्यू हो क्या वो प्रॉपर्टी है फर्म की, चाहे तो उसमें से एक्सट्रैक्ट और पोर्शन वो शेयर कर सकती है क्लाइंट के साथ। बट अगर रिटेंशन पीरियड करें तो ये रिटेंशन पीरियड किस चीज के लिए बताया, बस ऑडिट के लिए बताया। SQC1 सब पे अप्लाई होता है, बट देखो ये जो टाइम लिमिट 60 दिन वाली थी वो भी ऑडिट लिमिट के लिए, ऑडिट के लिए थी, और ये रिटेंशन पीरियड भी ऑडिट वाले एंगेजमेंट के लिए, उसके लिए भी नॉट लेस देन 7 ईयर, 7 साल तक मिनिमम अपने को एंगेजमेंट फाइल्स को रिटेन करना है। वेरी सिंपल, वेरी इजी कंसेप्ट। इसमें है ना, कोई अगर बोले कि सर हमें ये याद रखना, तो ये 3 पॉइंट है, बाकी तो सारे समझने वाली चीजें थी जो समझ गए, ठीक है। और इसमें भी क्या है, EQCR क्या डॉक्यूमेंट करेगा अलग से उसी पे कि प्रोसीजर जो उसको EQCR पॉलिसीज में दिए गए थे उसने वो परफॉर्म कर लिए, उसने कंप्लीट किया है EQCR रिव्यू बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट और बिफोर रिपोर्ट इज इशूड। और रिव्यूअर को कोई भी अनरिजॉल्व मैटर के बारे में ये नहीं पता है जिससे उसको लगे, उसको बिलीव हो कि कोई भी सिग्निफिकेंट जजमेंट्स और जो भी कंक्लूजन रीच्ड हुए हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं थे, वेर नॉट अप्रोप्रिएट। अब सर हम आ गए लास्ट एलिमेंट ऑफ SQC1, तो मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। एक बात बताओ, आपने कहा सर लीडरशिप, फर्स्ट पेज पे आओ, ये देखो आप फर्म जो सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल्स के एलिमेंट्स हैं SQC1 में, उसमें कहा लीडर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपको एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, ये सब तो ठीक है। लास्ट में मॉनिटर तो करते रहोगे ना, हाँ जी सर मॉनिटर करते रहेंगे। सब पे पॉलिसी बना ली, अब मॉनिटरिंग पे भी कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए सर। तो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एंगेजमेंट हैज टू बी मॉनिटर्ड, भैया क्वालिटी कंट्रोल पे बनाया लेकिन अब उस पे मॉनिटरिंग भी तो होनी चाहिए। तो जब आप मॉनिटरिंग करो हैज टू बी मॉनिटर्ड, क्या ये फॉलोइंग फैक्टर्स को ध्यान रखना। जब आप मॉनिटरिंग करो तो ये 6 पॉइंट जो दिए हैं उस पर भी आपको ध्यान देना। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एंगेजमेंट हैज टू बी मॉनिटर्ड टेकिंग इनटू अकाउंट फॉलोइंग फैक्टर्स, ये फॉलोइंग फैक्टर्स को आपको कंसीडर करना पड़ेगा जब आप मॉनिटरिंग पे देखोगे। तो सर सुनो वापस से, अब सुनो, डिसाइडिंग वेदर द क्वालिटी सिस्टम ऑफ फर्म, QC सिस्टम बनाया हम लोग ने, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ऑफ फर्म, वो अप्रोप्रिएटली डिजाइन होना चाहिए। भैया क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम डिजाइन होना चाहिए, और डिजाइन करके घर ले जाए नहीं, इंप्लीमेंट करो, मतलब वो आपको इंप्लीमेंट भी होना चाहिए, इंप्लीमेंटेड।
ठीक है, पहला मॉनिटरिंग में कौन सा फैक्टर कंसीडर करना है, ये डिसाइड करो जो फर्म ने क्वालिटी सिस्टम लगाया ना, क्वालिटी सिस्टम ऑफ फर्म हैज बीन अप्रोप्रिएटली डिजाइन। मॉनिटरिंग में आप ये देखोगे ना, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ऑफ फर्म हैज बीन अप्रोप्रिएटली डिजाइन, और वो सही से इंप्लीमेंट हुआ, इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हुआ। न्यू डेवलपमेंट्स हो गए पीएलआर में, मतलब प्रोफेशनल लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में कुछ नए डेवलपमेंट्स हो गए। क्या हो गए? कुछ नए डेवलपमेंट्स हो गए। आपको लगता नहीं अगर कोई नए डेवलपमेंट्स हुए, कोई नया लॉज आए, कोई नए रेगुलेशंस आए, कोई नए स्टैंडर्ड्स आए, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, तो आपको लगता नहीं जो आपकी पॉलिसीज है QCP क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज में, उसमें ये नए जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो रिफ्लेक्ट करने चाहिए। मतलब आपकी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज में जो ये नए चेंजेस आए, जो नए रेगुलेशंस आए हैं, तो वो सारे इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाने चाहिए, आपकी पॉलिसीज में वो चीजें दिखनी चाहिए, वो चीजें आनी चाहिए। तो एग्जामिन करो कि वेदर जो नए डेवलपमेंट्स आए हैं PLR में, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, वो रिफ्लेक्ट हो गए ना हमारे पॉलिसीज में। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पे देखो, कंडक्ट करो मॉनिटरिंग। अभी हम कर रहे हैं मॉनिटरिंग, और मॉनिटरिंग में भी बोला है कि करो कंडक्ट मॉनिटरिंग, तो मॉनिटरिंग करो, आप देखभाल करो। सर ये देखभाल किस चीज की करेंगे? फर्म के QC सिस्टम, क्वालिटी कंट्रोल के सिस्टम की। सर ये कैसे करेंगे? सर अब सुनो, मॉनिटरिंग खुद नहीं करने को बोला इसने, इसको एक बार हटा देता हूं। इन्होंने कहा मॉनिटरिंग करो बाय इंटरेस्टिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉनिटरिंग, मतलब जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है मॉनिटरिंग की, मॉनिटरिंग प्रोसेस की, टू अ पार्टनर या अदर पर्सन विद सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस एंड ऑथोरिटी। सुनो, जो मॉनिटरिंग का काम है, जो मॉनिटरिंग का प्रोसेस है, जो मॉनिटरिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या करो? इंटरेस्ट करो, इंटरेस्टिंग, मतलब दूसरे पे ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आप डाल दो। किस चीज की? मॉनिटरिंग प्रोसेस की। सर ये कौन किस पे डाल देनी चाहिए, मतलब किसको ये मॉनिटरिंग प्रोसेस की जिम्मेदारी दे देनी चाहिए? ये दे देनी चाहिए पार्टनर को, या कोई भी अदर पर्सन जो हमारे फर्म में है, जिसके पास एक्सपीरियंस और ऑथोरिटी है। क्या है? सफिशिएंट एक्सपीरियंस है और ऑथोरिटी है। सिंपल सा बोल रहा है कि ये वाली रेस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी दूसरे पार्टनर या दूसरे क्वालिफाइड बंदे, अदर पर्सन जिसके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस है, सफिशिएंट ऑथोरिटी है, तो उसको आप ये मॉनिटरिंग का रेस्पॉन्सिबिलिटी, मॉनिटरिंग का प्रोसेस उस पर इंटरेस्ट कर दो, मतलब उसको दे दो, और वो उसके लिए जिम्मेदार रहेगा और ये चेक करता रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप मॉनिटरिंग करो, कैसे मॉनिटरिंग करो? खुद मत करो, दूसरे को रेस्पॉन्सिबिलिटी देख के मॉनिटरिंग करो, ये लिखा है बस। अगर कोई कंप्लेन या एलिगेशन आई, कोई कंप्लेन या एलिगेशन आई किसके अगेंस्ट? फर्म के अगेंस्ट, या फर्म के एम्प्लॉयज के अगेंस्ट। भैया किसी ने कंप्लेन कर दी फर्म के अगेंस्ट, किसी ने उसके एम्प्लॉयज के अगेंस्ट कंप्लेन कर दी। कंप्लेन तो कर सकते हैं अगर उन्होंने अगर नॉन कंप्लायंस किया है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, तो सर आपको डील करना पड़ेगा। डील क्या करना पड़ेगा? उन कंप्लेंट से डील करना पड़ेगा। जो भी कंप्लेंट्स एलिगेशंस आप पे लगे उनसे आप डील करो। तो डीलिंग विद द कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन अगेंस्ट द फर्म और एनी एम्प्लॉयज ऑफ इट, अगर कोई नॉन कंप्लायंस हुआ है तो नॉन कंप्लायंस केस किससे? PLR से हुआ है, तो आप उसके साथ डील करो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। एक्शन लो, अगर कोई डिफिशियंसी आइडेंटिफाई हो गई। सर डिफिशियंसी कहां पे? जो आपका QC सिस्टम का, जो QC पॉलिसीज है, उसके डिजाइन में, उसके ऑपरेशन में अगर कोई डिफिशियंसी आइडेंटिफाई होती है तो आप उस पर क्या करते हो? एक्शन लेते हो। तो वापस पढ़ो, तो टेकिंग एक्शन व्हेन डिफिशियंसी इन द डिजाइन और ऑपरेशन ऑफ द फर्म QC पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स और नॉन कंप्लायंस विद द फर्म सिस्टम ऑफ QC आर आइडेंटिफाइड। सुनो, डिफिशियंसी मिली कहां पे? डिजाइन में या ऑपरेशन में, डिजाइन या ऑपरेशन ऑफ फर्म की QC पॉलिसीज में। जो QC की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है उसमें क्या मिला आपको? सर उसमें आपको मिली डिफिशियंसी, उसको ठीक करो, उसके ऊपर एक्शन लो। सर अगर कोई नॉन कंप्लायंस हुआ है, जो फर्म का सिस्टम है, फर्म ने सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बनाया है, उसमें भी अगर आपको कोई डिफिशियंसी मिली तो उस पर भी आप एक्शन लो। सिंपल सी बात है। अगर डिजाइन और ऑपरेशन ऑफ द फर्म को QC पॉलिसीज और प्रोसीजर्स पे या नॉन कंप्लायंस हुआ है, किसमें नॉन कंप्लायंस हुआ है? जो फर्म का जो सिस्टम है QC का, वह सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है ना फर्म का, उससे उसके साथ नॉन कंप्लायंस हुआ है, तो मतलब उसके साथ भी नॉन कंप्लायंस हुआ है। तो ये जब आइडेंटिफाइड हो जाता है तो ऐसे डिफिशियंसीज के खिलाफ आपको एक्शन लेना है।
उसके बाद में आपको रिमीडियल एक्शन लेना है, टेकिंग अप्रोप्रिएट रिमीडियल एक्शन अगेंस्ट द पर्सनल हु डिड नॉट कंफर्म टू क्यूसी पॉलिसीज। अभी भैया आपने पॉलिसीज बनाई, आपने ह्यूमन रिसोर्सेज पे पॉलिसी बनाई, इंडिपेंडेंस पे पॉलिसीज बनाई, तो उस स्टाफ को फॉलो करनी चाहिए थी, उसने नहीं फॉलो किया, उस पर रिमीडियल एक्शन लो। ठीक है, आपको पता चला कि आपने इंडिपेंडेंस के ऊपर तो पॉलिसी बना दी, ठीक है, आपने फैमिलिटी थ्रेट्स को कैसे करना है उस पर कोई पॉलिसी नहीं बनाई, तो आपको अगर उसमें कोई भी डिफिशियंसी मिले आपके पॉलिसीज में, डिजाइन में, तो उस डिफिशियंसीज को क्या करोगे आप, उस पर एक्शन लोगे। जो फर्म के सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आपने बनाया उससे किसी ने कंप्लाई नहीं किया, उसमें नॉन कंप्लाइंस किया, तो उन्होंने नॉन कंप्लाइंस किया, वो सब आइडेंटिफाई करो और उसके खिलाफ भी आपको एक्शन लेना है। अगर कोई कंप्लेन आई, कोई एलिगेशन आया कि भैया कोई भी एलिगेशन आ सकता है, कोई भी कंप्लेन आ सकती है फर्म के अगेंस्ट कि भैया फर्म ने ये काम ठीक से नहीं किया, फर्म को ये प्रोसेस करके ऑडिट करना चाहिए था, फर्म को वो ये सारी चीजें फॉलो करनी चाहिए थी, फर्म ने नहीं किया, तो उन कंप्लेंट्स और एलिगेशन से कैसे डील करना है, ये भी आपको उनसे डील करना है। आपको मॉनिटरिंग करानी है, कैसे मॉनिटरिंग करानी है, जो एक बंदा ले लो, पार्टनर होगा या फिर कोई मतलब बंदा होगा, अदर पर्सन जिसके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस होगी, ऑथोरिटी होगी, तो उसको आप उससे मॉनिटरिंग कराओ। अगर कोई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल रिक्वायरमेंट और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में कोई भी नए डेवलपमेंट्स आए, तो वो सारे के सारे आपके रिफ्लेक्ट हो जाने चाहिए आपकी क्यूसीपी मतलब क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज में। आपको ये चेक करना है कि ये जो क्यूसी सिस्टम का है, फर्म का जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बनाया है हमने, उसमें अप्रोप्रिएटली क्या है, अप्रोप्रिएटली डिजाइन है, क्या क्यूसी सिस्टम हमारा अप्रोप्रिएटली डिजाइन है और इम्प्लीमेंटेड है। तो ये सारे फैक्टर्स क्या करने हैं, अकाउंट फॉलोइंग फैक्टर्स हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट जब आप क्वालिटी कंट्रोल्स की क्या कर रहे हो, मॉनिटरिंग कर रहे हो। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एंगेजमेंट हैज टू बी मॉनिटर तो करना पड़ेगा ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते समय। सर सुनो, मॉनिटरिंग में आप क्या करोगे, पहले डिजाइन करोगे और इंप्लीमेंट करोगे। तो इसमें पहला पॉइंट क्या था सर, एक सेकेंड, पहला क्या था सर कि आपका अप्रोप्रिएटली क्यूसी सिस्टम डिजाइन होना चाहिए और इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। ये आपका क्या जिम्मेदारी है, ये डिसाइड करो, ये चेक करो एक तरह से, डिसाइडिंग वेदर द क्वालिटी सिस्टम ऑफ फर्म हैज बीन अप्रोप्रिएटली डिजाइन एंड इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड। तो डिजाइन हुआ है कि नहीं हुआ, वो अप्रोप्रिएटली इंप्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, इस पर डिसाइड करो। सर एक बार डिजाइन हो गया तो डेवलपमेंट होते जाएंगे। सर डेवलपमेंट किस में होते जाएंगे, पीएलआर में, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, उसमें जो भी डेवलपमेंट हुए हैं वो आपके क्यूसीपी पॉलिसीज में, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज में रिफ्लेक्ट हो जाने चाहिए। सर डिजाइन भी हो गया, अगर डिजाइन भी हो गया, डेवलप भी हो गया। सर जैसे ही डिजाइन और कोई डेवलप हो गई चीज तो उसको हमें कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करना है, तो आपको मॉनिटरिंग कंडक्ट करना है। मॉनिटरिंग कैसे करना है सर, इंटरेस्ट करनी है। मॉनिटरिंग प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पार्टनर को, किसी अदर पर्सन को जिसके पास क्या हो सर, एक्सपीरियंस हो और ऑथोरिटी हो। सर मॉनिटरिंग हो गई, उसके बाद में आप पे कोई कंप्लेन और एलिगेशंस तो आ ही सकती है, तो उससे डील करो। अगर डीलिंग विद दी कंप्लेन एंड एलिगेशन, अगर आप पे आपके फर्म पे या फिर आपके एम्प्लॉयज पे कोई भी कंप्लेन आई है या कोई भी एलिगेशन लगा है तो उससे डील करो। ठीक है, तो डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, डिजाइन करते हैं डेवलप, डिजाइन डेवलपमेंट, तो डिजाइन डेवलपमेंट को फिर आप मॉनिटर करते रहना, कोई कंप्लेन आई तो डील कर लेना। सर अगर कोई डिफिशियंसी मिली तो रिमीडियल एक्शन ले लेना। 4 पॉइंट तक डील करेंगे कंप्लेन और एलिगेशन से। 5 में कोई डिफिशियंसी आइडेंटिफाइड हुई है भैया, नॉन कंप्लायंस की, कोई एलिगेशन की, तो उन डिफिशियंसीज को अगर आपको आइडेंटिफाई हुआ है तो उसके लिए आपको क्या करना है, सर इधर आओ, कोई भी डिफिशियंसीज आपको आइडेंटिफाई हुए तो उनके खिलाफ आपको एक्शन लेना है और आपको क्या करना है, रिमीडियल एक्शंस लेना है। पॉइंट नंबर 6 में भी देखो, मैंने इसको ऐसे याद रखने के बोला, डिफिशियंसीज आपको आइडेंटिफाई हुआ, उसके आप एक्शन लो, तो आपका क्या, रिमीडियल एक्शन लो। तो डिफिशियंसी, रिमीडियल एक्शन से क्या है, रिमीडियल एक्शन से आपका पॉइंट नंबर 6 है। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है, रिमीडियल एक्शन किसके अगेंस्ट लो, उन पर्सनल के अगेंस्ट लो जिन्होंने क्यूसीपी पॉलिसीज का पालन नहीं किया, डिड नॉट कंफर्म टू दी क्यूसीपी पॉलिसीज। तो सर इसको कैसे याद रखेंगे, डिजाइन करो, डेवलप करो, डिजाइन डेवलपमेंट्स को कंटिन्यू मॉनिटरिंग कंडक्ट करना, डिजाइन डेवलपमेंट हो गया, मॉनिटरिंग करते रहना, अगर कोई कंप्लेन एंड एलिगेशन आए तो डील करना, डिफिशियंसी आइडेंटिफाई हुई तो उसके अगेंस्ट आपको रिमीडियल एक्शन लेना है। ठीक है, देखो अब ये डिफिशियंसी आइडेंटिफाई हो गई,
तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेना है, ये तो उसमें बोल दिया। रिमीडियल एक्शन इन्होंने स्पेशली किसके लिए बोला, उन लोगों के लिए बोला जिन्होंने हमारे क्यूसीपी पॉलिसीज के लिए डू नॉट कंफर्म टू दी क्यूसीपी पॉलिसीज, मतलब उन क्यूसीपी पॉलिसीज की पालना नहीं की, उसे वायोलेशन किया, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख लो। डिजाइन डेवलपमेंट करेंगे, डिजाइन डेवलप मॉनिटर कंडक्ट करते रहेंगे, डिजाइन डेवलप मॉनिटर करते रहेंगे, कोई भी कंप्लेन एलिगेशन आएगी तो उसके साथ डील करेंगे। डिफिशियंसी आइडेंटिफाई हुई तो रिमीडियल एक्शन, ये रिमीडियल एक्शन किसका, डिफिशियंसीज के अगेंस्ट एक्शन तो आप लिख दोगे। रिमीडियल एक्शन किस चीज पे, जो आपकी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज है उससे आपके एम्प्लॉयज ने कंफर्म नहीं किया, मतलब उसके पालन नहीं किया, उससे आपके जो पर्सनल थे वो डिड नॉट कंफर्म टू दी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज। वेरी सिंपल, वेरी इजी। देखो मैंने इस पे इतना टाइम क्यों वेस्ट किया, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने आपको ये याद करा दिया। ठीक है, अब आओ लास्ट, SQC1 खत्म भाई, सारी पॉलिसीज खत्म। ऐसे 220 का टेंशन मत लो, SQC1 की फोटोकॉपी है, बस देखो ना आप इधर, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे तो थोड़ा सा है लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे 220 की यहाँ से स्टार्ट होती, फिर ये आपका ऐसे 220 खत्म। मैं इतना टाइम क्यों SQC1 में दे रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ ऐसे 220 में से जाएं, उससे पहले हमें पूरा SQC याद हो जाए। मेरा तो काम यही खत्म हो गया था, डिजाइन बता दिया था, डेवलपमेंट बता दिया था, मॉनिटरिंग करते रहना, कंप्लेन एलिगेशन आए तो उससे डील करना, डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई हो तो उसके अगर एक्शन ले लेना, और रिमीडियल एक्शन ले लेना अगर आपके पर्सनल ने वो क्यूसीपी पॉलिसीज के साथ कंफर्म नहीं किया है। काम खत्म था मेरा तो, बट मैं वापस उसी पे एक ही चीज पे क्यों बार बार जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप अभी याद कर लो, ठीक है। प्लीज बात के लिए मत छोड़ना, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ। बाद में फिर है ना, बाद में होता है वो, बाद में एक अटेम्प्ट ले जाता है हमारा। तो पॉलिसीज क्या है सर, इसके इससे इससे पहले आप एक बार इसको अच्छे से देख लो, ठीक है। थोड़ा पानी पी लेता हूँ, प्लीज आप इसको देखो, मॉनिटरिंग को रीड कर लो। एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या, एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन में वो देखेंगे क्या क्या, EQCR भी वो करेगा डॉक्यूमेंट, प्लीज चेक। एक स्टूडेंट लगता है इस लो वाला एग्जाम क्लियर कर लिया, इसलिए कॉल पे कॉल कर रहा है। उसने कहा था जैसे ही सर मेरा लो वाला हो जाए मैं आपको ऑडिट के लिए कॉल करूंगा। अब देखो लगातार 3 कॉल कर, एक बार कॉल करोगे तो मैं वापस कर दूंगा, नहीं रिप्लाई कर रहा हूँ उसका मतलब रिकॉर्डिंग में हो। अब सुनो, अगर कोई कंप्लेन एंड एलिगेशन आती है तो उसके साथ अपन ने कहा था डील करना है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि भैया डीलिंग पर आपकी क्या पॉलिसीज है, इस चैप्टर में ना कंसेप्ट तो बहुत कम है, सच बता रहा हूँ। पॉलिसीज क्या होगी ये बताओ, बस पॉलिसीज क्या होगी ये बताओ। तो देख लो ना पॉलिसीज क्या रिक्वायर्ड है, एक दो ही क्वेश्चन है, एक तो पॉलिसीज वाला और एक क्या क्या कंसीडर करोगे। जब इंटीग्रिटी देखोगे रिव्यूअर क्या कंसीडर करेगा, EQCR क्या कंसीडरेशन देखेगा, ठीक है, और बाकी सारे रिव्यू में मतलब बाकी सारे पॉलिसीज में क्या क्या है, समझ रहे हो। देखो ये मॉनिटरिंग पे क्या क्या था, एक तरह से कौन से फैक्टर अकाउंट लोगे, ये भी तो एक तरह से कंसिडरेशन ही था। ये डॉक्यूमेंटेशन वाला तो अलग ही था, ठीक है। चलो आओ, पॉलिसीज रिक्वायर्ड फॉर डीलिंग विद सच कंप्लेन एंड एलिगेशन। आप पे कंप्लेन और एलिगेशन लगी, आप पे, आपके फर्म पे, मतलब आपके एम्प्लॉयज या फिर आपके फर्म पे आपके पॉलिसीज, तो फिर उस पर पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। तो स्पेशली बताओ कि अब कंप्लेन एलिगेशन आए तो उस पर क्या पॉलिसीज होगी। तो पहली लाइन तो वही होगी, फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइन टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस, कि वो अप्रोप्रिएटली डील करता है कंप्लेन एंड एलिगेशन से या फिर एलिगेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस से। एक ही बात को घुमाया कैसे, देखो आ जाओ टेंशन मत लो, ये 5 भी पॉइंट आपको समझाऊंगा और याद भी कराऊंगा, डरो मत। आपको डील करना है, अगर आपके कोई भी कंप्लेंट्स और एलिगेशन हो तो उसकी क्या पॉलिसीज होनी चाहिए। तो ये कह रहा है फर्म को स्टेब्लिश करनी है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो डिजाइन करी गई है टू प्रोवाइड विद रीजनेबल एश्योरेंस, कि वो अप्रोप्रिएटली डील करता है किससे, कंप्लेन और एलिगेशन से।
complaints and allegation that the work performed by firm fails to comply with PLR. क्वेश्चन क्या है, आपको पॉलिसीज बतानी है। क्या, किस चीज की पॉलिसीज बतानी है सर? पॉलिसी रिक्वायर्ड फॉर डीलिंग विद कंप्लेन एंड एलिगेशन। आप पे कोई कंप्लेंट्स या एलिगेशंस है, आपको इनसे क्या करना है? डील करना है। इसके ऊपर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाओ। क्वेश्चन यही है, पॉलिसीज बनाओ। तो पहले तो आपको एस्टेब्लिश करनी है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। सिंपल, आपको कहा ना क्या पॉलिसी होनी, तो आप लिखो कि आपके पास पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए जो रीजनेबल एश्योरेंस दे कि वो अप्रोप्रिएटली डील करता है उन कंप्लेन और एलिगेशन से, वो अप्रोप्रिएटली डील करता है उन कंप्लेन्स और एलिगेशन से कि जो वर्क परफॉर्म किया गया, किसने वर्क परफॉर्म किया? फर्म ने जो वर्क परफॉर्म किया है वो फेल टू कंप्लाई पीएलआर है। भैया जो वर्क परफॉर्म हम लोग करते हैं पीएलआर के हिसाब से होना चाहिए, तो आपके पास पॉलिसीज होनी चाहिए ना। जो भी कंप्लेन और एलिगेशन आपके अगेंस्ट आए, जब आपने जो वर्क परफॉर्म किया है वो पीएलआर के हिसाब से नहीं है, तो वर्क परफॉर्म्ड बाय फर्म फेल्स टू कंप्लाई विद पीएलआर, कोई दिक्कत नहीं है। या एलिगेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस विद फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, या अगर आप पे कोई भी एलिगेशन आए कि जो फर्म का सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है उसके साथ आपने कंप्लायंस नहीं किया है, तो एलिगेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस विद फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। अब सुनो, फिर से देखो, आप पे वो कंप्लेन और एलिगेशन आई, यहां पे भी अपन ने देखा था आपके पास कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन आई, फर्म के अगेंस्ट आ सकती है, आपके एम्प्लॉयज के अगेंस्ट आ सकती है। तो कंप्लेन एंड एलिगेशन सी एंड ए लिख रहा हूं। तो अगर ए कंप्लेन एंड एलिगेशन क्या आई है कि आप पीएलआर की जो रिक्वायरमेंट थी वो आपने फुलफिल नहीं की होगी, या जो सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है आपने उसके साथ कंप्लायंस नहीं किया है। तो अगर पहला आप ये लिखो कि फर्म को क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइन टू प्रोवाइड विद रीजनेबल एश्योरेंस, कि ये रीजनेबल एश्योरेंस देता है कि वो अप्रोप्रिएटली डील करेगा, किससे? इन दोनों से। जो कंप्लेन और एलिगेशन आई है, जो कंप्लेन और एलिगेशन हमारे को आई है कि फर्म ने कंप्लाई नहीं किया है पीएलआर से, या फिर कोई भी एलिगेशन आई है ऑफ नॉन कंप्लायंस, किस चीज के? जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम था उसको हम लोग ने उससे कंप्लाई नहीं किया, तो एलिगेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस विद द फर्म सिस्टम ऑफ क्यूसी। सिंपल सी है, पीएलआर से अपने कंप्लाई नहीं किया, जो क्यूसी थी उसको भी अपन ने फॉलो नहीं किया, तो उसके अगेंस्ट अपने पे कोई भी कंप्लेन और एलिगेशन आए तो फर्म के पास ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइन होनी चाहिए कि वो रीजनेबल एश्योरेंस दे, किस चीज का? कि ये अप्रोप्रिएटली डील करता है इन कंप्लेन और एलिगेशन से। और कौन सी है, दोनों बता चुका हूं। अब एक बात इन्होंने कहा, कंप्लेन और एलिगेशन तो बाहर से भी आ सकती है और अंदर से भी आ सकती है, मतलब आपके एम्प्लॉयज भी कर सकते हैं, वो बाहर वाला भी कर सकता है। आप भी लिख देना, कंप्लेन एंड एलिगेशन में ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन द फर्म और आउटसाइड द फर्म। कितनी सही लाइन है। चलो, फर्म को क्या करना है, अब पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में फर्म क्या करेगा, एक डिफाइंड चैनल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फर्म स्टेब्लिश क्लियरली डिफाइंड चैनल्स फॉर फर्म पर्सोनल, मतलब फर्म के एम्प्लॉयज के लिए, फर्म के बंदों के लिए एक क्लियरली डिफाइंड चैनल बना दो जिससे वो अपने कंसर्न्स को रेज करे। टू रेज एनी कंसर्न इनेबलिंग देम टू कम फॉरवर्ड, वो आगे आए, उनको जो कंसर्न है वो बताए, विदाउट द फियर ऑफ रिप्रेजल्स। रिप्रेजल्स मतलब होता है पनिशमेंट, पनिशमेंट, ठीक है। उनको ये नहीं होना चाहिए कि इसका हमें पनिश किया जाएगा, इससे पनिशमेंट का कोई वो उनको दिमाग में टेंशन नहीं होना चाहिए, और वो आगे आए, क्लियरली डिफाइंड चैनल्स बना, इसीलिए क्लियरली डिफाइंड चैनल्स फर्म्स को बनाने चाहिए। और अगर फर्म्स ने क्लियरली डिफाइंड चैनल्स बनाए हैं तो क्या होगा, वो आगे आके विदाउट द फियर ऑफ पनिशमेंट, विदाउट द फियर ऑफ रिप्रेजल्स, वो आके अपने कंसर्न्स बता सकते। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। फोर्थ पॉइंट पे आओ। अब फर्म इन्वेस्टिगेट करेगी वो कंप्लेंट्स और एलिगेशंस, कैसे करेगी? जो हमारे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाए उसके हिसाब से करेगी। तो फर्म इन्वेस्टिगेट सच कंप्लेंट एंड एलिगेशन एज पर एस्टेब्लिश्ड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। और ये इन्वेस्टिगेशन कौन सुपरवाइज करेगा? एक पार्टनर जिसके पास सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस और अथॉरिटी हो विद इन द फर्म, बट हु इज नॉट अदरवाइज इन्वॉल्व इन द एंगेजमेंट एंड इंक्लूड्स इन्वॉल्विंग लीगल काउंसिल एज नेसेसरी। इसको मिटा देता हूं, फिर समझाता हूं। भैया आपके पास
पॉलिसीज क्या क्या होनी चाहिए फॉर डीलिंग विद कंप्लेंट एलिगेशन, आपको स्टेब्लिश करना है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर जो अप्रोप्रिएटली डील करे, जो प्रोवाइड करे रीजनेबल एश्योरेंस की आप अप्रोप्रिएटली डील करते हो कंप्लेंट और एलिगेशन से कि जो वर्क परफॉर्म किया है वो फेल टू कंप्लाई विद पीएलआर है, या फिर एलिगेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस किस चीज का कि जो फर्म का सिस्टम ऑफ क्यूसी था उससे आपने नॉन कंप्लायंस किया है। ठीक है, कंप्लेंट्स अंदर से भी आ सकती, बाहर से भी आ सकती। फर्म के पास स्टेब्लिश होने चाहिए, क्लियरली डिफाइंड चैनल्स बने हुए होने चाहिए जिससे फर्म के जो बंदे हैं वो आगे आ जाए, कम फॉरवर्ड और अपने कंसर्न्स रेज करे विदाउट द फियर ऑफ पनिशमेंट, जो मतलब विदाउट द फियर ऑफ रिप्रेजल्स। और उसके बाद में फर्म इन्वेस्टिगेट करेगी कंप्लेन और एलिगेशंस को। हाँ सर, वो इन्वेस्टिगेट करेगी। इन्वेस्टिगेशन कौन सुपरवाइज करेगा? वो पार्टनर जो उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा और उसके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस और अथॉरिटी होगा। भैया अगर वही बंदा जो एंगेजमेंट किया उसी के अगेंस्ट कंप्लेन आई और वही उसको इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो क्या पॉलिसी? ये तो फिर तो कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुआ। तो फर्म को इन्वेस्टिगेट करना है वो कंप्लेंट्स। फर्म इन्वेस्टिगेशन सच कंप्लेन एंड एलिगेशन एज पर स्टेब्लिश पॉलिसी, जो स्टेब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है उसके हिसाब से ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कंप्लेंट्स की। और ये इन्वेस्टिगेशन कौन सुपरवाइज करेगा? इन्वेस्टिगेशन सुपरवाइज करेगा वो पार्टनर जो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए एंगेजमेंट में और उसके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस एंड अथॉरिटी होना चाहिए, और जहां आपको लीगल काउंसिल की जरूरत पड़े उसको भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो। और वेयर द रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंडिकेट द डेफिशिएंसी। अब अगर आपको जो इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट आया उसमें डेफिशिएंसी मिली, डेफिशिएंसी कहां मिलेगी? डिजाइन एंड ऑपरेशन, डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ फर्म का जो आपके क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स थे उसके डिजाइन में, उसके ऑपरेशन में आपको कोई भी डिफिशियंसी मिली, वो इंडिकेट करता है, जो रिजल्ट है इन्वेस्टिगेशन का वो इंडिकेट करता है कि आपकी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज और प्रोसीजर्स में कोई डिफिशियंसीज है या फिर कोई कंप्लायंस नहीं है, नॉन कंप्लायंस हो रहा है किसके साथ? फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो क्या करोगे? अप्रोप्रिएट एक्शन लोगे। जब अब हमने इन्वेस्टिगेशन की और जो इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट है वो क्या शो करता है कि आपकी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज में डिफिशियंसीज है। क्या क्या करता है? डिफिशियंसी है डिजाइन और ऑपरेशन। डिजाइन और ऑपरेशन किसमें? फर्म की जो क्यूसीपी है, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के, उसके डिजाइन और ऑपरेशंस में कोई डिफिशियंसी है। ये कब पता चला? जब आपने इन्वेस्टिगेशन कराई। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्शन लेना पड़ेगा, अप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा। आपको पता चला नॉन कंप्लायंस हो रहा है किससे? जो फर्म की सिस्टम ऑफ क्वालिटी, उसमें डिजाइन और डेफिशिएंसी में कोई दिक्कत नहीं है, पर जो फर्म की सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है, फर्म की जो देखो फर्म सिस्टम ऑफ क्यूसी है, फर्म ने जो क्यूसी का सिस्टम बना रखा है उसके साथ नॉन कंप्लायंस हुआ है तो भी आप अप्रोप्रिएट एक्शन लोगे। कितना सिंपल है। अब इसको भी आप रीड कर लो एक बार। अब आ जाओ चैप्टर 1 क्वालिटी कंट्रोल। मैंने आपको बताया SQC1 सब पे अप्लाई होता है, कोई भी एंगेजमेंट हो, चाहे रिव्यू हो, ऑडिट हो, चाहे अदर एश्योरेंस हो, चाहे नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट हो। तो नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट को अपन रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट भी बोलते हैं। तो SQC1 किस पे अप्लाई होता है सर? पूरी फर्म पे अप्लाई होता है। वो फर्म क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म जो परफॉर्म करती है ऑडिट, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, अदर एश्योरेंस या रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट। तो आपका SQC1 का नाम आप कभी नहीं भूलना, ठीक है। SQC1 क्या कहता है कि आपको स्टेब्लिश करना है सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्या स्टेब्लिश करना है? सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल जो डिजाइन किया गया है टू प्रोवाइड इट विद रीजनेबल एश्योरेंस की फर्म और उसके बंदे, टू प्रोवाइड इट विद रीजनेबल एश्योरेंस की फर्म और उसके बंदे कंप्लाई कर रहे हैं PLR से, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से, और जो रिपोर्ट इशू की गई है किसके द्वारा? फर्म या एंगेजमेंट पार्टनर के द्वारा, वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ये QC सिस्टम सारे फर्म्स पे अप्लाई होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। एलिमेंट्स क्या थे सर? लीडर, जो लीडर है वो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लीडर क्या होना चाहिए? एथिकल रिक्वायरमेंट। तो एथिकल लीडर क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा और कंटिन्यू करेगा क्लाइंट रिलेशनशिप या फिर स्पेसिफिक एंगेजमेंट। स्पेसिफिक एंगेजमेंट मतलब ऑडिट भी हो सकता है, रिव्यू भी हो सकता है, ठीक है, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट भी हो सकता है, नॉन एश्योरेंस भी एंगेजमेंट भी हो सकता है। तो लीडर जो आपका एथिकल है वो एक्सेप्ट करेगा, कंटिन्यू करेगा क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स को लाके एंगेजमेंट परफॉर्म करवाएगा और मॉनिटर करते रहेगा। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या पड़ा कि क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप से स्टार्ट होती है। लीडरशिप को एज्यूम करनी पड़ेगी अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, और ये लीडर्स कौन है? जो फर्म के CEO है, मैनेजिंग पार्टनर्स है, उनको एज्यूम करनी पड़ेगी अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। SQC1 क्या कहता है? इसमें भी यही कहता है आपको पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स डिजाइन करने हैं जिससे आप प्रमोट करो इंटरनल कल्चर। इंटरनल कल्चर मतलब क्वालिटी का कल्चर रहे आपके, उसको आप प्रमोट करो। ऑडिट क्वालिटी पैरामाउंट है, मतलब इसके साथ कोई नेगोशिएशन नहीं है। ये आपको हर एक एंगेजमेंट में आपको ऑडिट क्वालिटी तो मेंटेन करनी है। आपको क्या क्या कंसिडरेशन करना है, क्या क्या आपको इंश्योर करना है, मतलब आपको अगर इंश्योर करना है कि क्वालिटी पैरामाउंट है, नॉन नेगोशिएबल है, क्वालिटी मेंटेन हो रही है, और इस चीज को आपको अपहोल्ड करना है कि क्वालिटी एक्सरसाइज हो रही है, तो फर्म को क्या क्या करना है? तो कंसिडरेशन 1 शुड एक्सरसाइज टू अपहोल्ड द फर्म। क्या मतलब? क्वालिटी
कंट्रोल। तो क्या क्या फर्म असाइन, इसको कैसे याद रखना था, मैंने बोला था कि अगर फर्म को क्वालिटी कंट्रोल पे एकदम ऐसा क्वालिटी चाहिए, लीडरशिप की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो किस पे फोकस करेगी, वो क्वालिटी कंट्रोल पे फोकस करेगी। क्वालिटी कंट्रोल कहां से आएगा सर, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने पड़ेंगे। तो फर्म के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स विद रिगार्ड टू देयर पर्सनल्स, उनके बंदों से ऐसे डिजाइन करो कि वो डेमोन्स्ट्रेट करे, वो इफेक्ट ये दिखाए क्या कि ये फर्म का ओवरराइडिंग कमिटमेंट है क्वालिटी के साथ। अगर आपको फर्म के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइन करने हैं, फर्म के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइन करने हैं, इसके लिए मैंने आपको एक डायग्राम बना के समझाया था। एक सेकंड, पेज इंसर्ट करने दो मेरे को। ये आ ही नहीं रहा क्या, छोड़ो। तो सुनो इधर आओ, फर्म की जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है आपको ऐसे डिजाइन करनी पड़ेगी विथ रिगार्ड टू उसके पर्सनल, कि वो डेमोन्स्ट्रेट करे, वो दिखाए क्या कि फर्म का ओवरराइडिंग कमिटमेंट है क्वालिटी के साथ। तो ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के लिए हमें क्या चाहिए, सफिशिएंट रिसोर्सेज चाहिए, सफिशिएंट रिसोर्सेज चाहिए। तो फर्म डिवोट सफिशिएंट रिसोर्सेज, फर्म को डिवोट करने पड़ेंगे सफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट ऑफ इट क्यूसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। और उसके बाद में अगर आपने सफिशिएंट रिसोर्सेज, आपकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बन गए विद रिगार्ड टू इट पर्सनल, और उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आप असाइन कर दो अपने मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो असाइन कर दो, क्योंकि आपका कमर्शियल कंसीडरेशन ओवरराइड नहीं करना चाहिए। क्या ओवरराइड नहीं करना चाहिए, जो क्वालिटी ऑफ काम जो परफॉर्म करोगे, क्वालिटी ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म। और लास्ट वाला पॉइंट बहुत सिंपल है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप पे उठा के यहाँ पे चेप दिया है कि अगर फर्म एक्सेप्ट कर रही है कोई भी एंगेजमेंट, तो उसको एक्वायर करनी है वाइटल इंफॉर्मेशन, जिसकी वजह से वो डिसाइड कर पाए इंटीग्रिटी, क्लाइंट की इंटीग्रिटी मतलब क्लाइंट की ईमानदारी, कंपिटेंस डिसाइड कर पाए कि ये काम वो कर पाएगा टू परफॉर्म द एंगेजमेंट, और कंप्लायंस कर पाएगा ना एथिकल रिक्वायरमेंट को। एथिकल रिक्वायरमेंट में कहा कि आपको ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइन करने हैं जो रीजनेबल एश्योरेंस दे कि आपने कंप्लाई किया है किससे, एथिकल रिक्वायरमेंट से। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आते हैं एथिकल रिक्वायरमेंट में, हम लोग को अच्छे से पता है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। तो ऑब्जर्वेशन आपको क्या है, ये इंटीग्रिटी ईमानदार होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी मतलब बायस नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनल कंपिटेंस मतलब आपको कंपिटेंस मेंटेन करना चाहिए, आपके पास वो काबिलियत होनी चाहिए, वो नॉलेज होना चाहिए, वो स्किल्स होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, एट ऑल टाइम्स आपको प्रोफेशनल बिहेवियर रखना है, जाके ऐसे उल्टी सीधी हरकतें नहीं करनी। ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इन ऑल एंगेजमेंट, मतलब इंडिपेंडेंस तो अपना बेसिक एंगेजमेंट है, मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो क्या है, फॉन्डिंग रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। फर्म को एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, किसके रिगार्डिंग, कि वो प्रोवाइड करे रीजनेबल एश्योरेंस की फर्म और उसके बंदे, अगर कोई एक्सपर्ट है वो भी मेंटेन करे इंडिपेंडेंस जो रिक्वायर्ड है कोड के अंदर, ठीक है। अगर ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आप बना रहे हो तो आपको कम्युनिकेट करनी पड़ेगी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट आपके बंदों को टू इट्स पर्सनल, अपने पास तो रख नहीं सकते। और आइडेंटिफाई करते रहो और इवेल्युएट करते रहो ऐसे सर्कमस्टेंसेस, मतलब ऐसे सिचुएशंस और ऐसे रिलेशनशिप जो आपके थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस पे, और उस पर अप्रोप्रिएट एक्शन लो जो उन थ्रेट्स को एलिमिनेट करने के लिए। एनुअली आप क्या करो, एक रिटर्न कंफर्मेशन ले लो, ऑब्टेन अ रिटर्न कंफर्मेशन ऑफ कंप्लायंस, कि भैया जो आपकी पॉलिसी, जो इंडिपेंडेंस की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बने सारे बंदों से, फर्म के पर्सनल से, कि वो जिन जिन को अपने को इंडिपेंडेंट होना है, तो आप एक बार सबसे साल में एक बार रिटर्न कंफर्मेशन ले लो कि वो लोग इंडिपेंडेंट है। किससे ले लो, सारे पर्सनल्स के जो फर्म के। SQC1 इंफेसिस किस पे ले करता है, फेमिलिटी थ्रेड्स पे भी ये इंफेसिस ले करता है। फेमिलिटी थ्रेड्स क्या, एक ही बंदा अगर एक ही क्लाइंट पे बहुत लंबे समय से ओवर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड अगर है, तो वो उससे क्वालिटी इंपेयर हो जाएगी, एंगेजमेंट की क्वालिटी खराब हो जाएगी, क्वालिटी बिगड़ जाएगी। तो फर्म को एस्टेब्लिश करने चाहिए, फर्म को क्राइटेरिया एस्टेब्लिश करने चाहिए जिससे वो ये सेफगार्ड कर सके ऐसे थ्रेड्स को। तो अगर ऐसे थ्रेड्स को अगर वो सेफगार्ड करना है तो उनको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, भैया नेचर ऑफ द एंगेजमेंट, कौन सा नेचर ऑफ द एंगेजमेंट है, और क्या कितना इंटरेस्ट, कितना मतलब एक्सटेंट तक पब्लिक इंटरेस्ट भी इसमें इन्वॉल्व है, और लेंथ मतलब कितने समय से वो बंदा सीनियर पर्सनल इस एंगेजमेंट पे है। सेफगार्ड के लिए आप क्या कर सकते हो, रोटेशन करा सकते हो या एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करा सकते हो। लिस्टेड एंटिटीज की ऑडिट्स में एंगेजमेंट पार्टनर्स का रोटेशन कंपलसरी है, हाँ जी सर कंपलसरी है, मतलब रोटेशन होना चाहिए वंस इन 7 ईयर्स, वंस इन 7 ईयर्स। मैंडेटरी पीयर रिव्यू होगा किनका, लिस्टेड एंटिटी, जो लिस्टेड एंटिटीज है उनका, अगर उनका कोई लिस्टेड एंटिटी है, सुनो लिस्टेड एंटिटी है, इसकी जो ऑडिट कर रही है, जो फर्म ऑडिट कर रही है, जो ऑडिटर है, उन सबका पीयर रिव्यू क्या होना चाहिए, मैंडेटरी है, उनका पीयर रिव्यू मैंडेटरी है। मतलब दूसरे वाले पीयर्स, मतलब दूसरी वाले फर्म्स उनका क्या करेंगे, उनका पीयर रिव्यू करेंगे। अभी पीयर रिव्यू क्या होता है पूरा अपन पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ पीयर रिव्यू है यहाँ पे अपने लास्ट वाले पेज पे, इधर है, इधर देखो।
एग्जामिनेशन करेंगे प्रोसीजर्स का, सिस्टम्स का, वो सारा पढ़ेंगे, इसको अभी छोड़ो। बस मैंडेटरी पीयर रिव्यू होगा उन फर्म्स का, उन ऑडिटर्स का जो लिस्टेड कंपनीज की ऑडिट कर रहे हैं। तो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट में हमने देखा अगर फर्म अगर एंगेजमेंट एक्सेप्ट करे उससे पहले उसको वाइटल इंफॉर्मेशन एक्वायर करनी है क्लाइंट की। वो वाइटल इंफॉर्मेशन क्या होगी? जिससे वो इंटीग्रिटी डिसाइड कर पाए, मतलब इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट प्रमोटर, KMP, की मैनेजमेंट पर्सन, की मैनेजर पर्सन। इंटीग्रिटी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट होता है, आप लोग को अच्छे से पता है। ईमानदार हो, क्लाइंट की ईमानदारी कैसी है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि बातें बना रहा है, तो इंटीग्रिटी क्लाइंट कैसा है ये पता चल जाएगा। कंपिटेंस मतलब आप में कंपिटेंस है ना कि आप ये एंगेजमेंट कर तो लेगे और आप इथिकल रिक्वायरमेंट भी हमारी कंप्लाई हो रही है ना, ये चीज आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगी, इसलिए आप एक्सेप्ट करने और उस क्लाइंट को कंटिन्यू करने से पहले ये सारी इंफॉर्मेशन, वाइटल इंफॉर्मेशन एक्वायर करो, जिसके वजह से आप ये 3 चीज डिसाइड कर पाओ। अगर इंटीग्रिटी की बात करें तो कौन से मैटर कंसीडर करने? अगर इंटीग्रिटी की बात करें तो आपको कंसीडर करना है नेचर ऑफ क्लाइंट ऑपरेशन। क्या कंसीडर करना था सर? नीरव, इसमें मैं बस मेमोरी टेक्निक पहले बताऊंगा। अब तो सर एन से क्या था भैया? वो गीतांजलि ग्रुप वाले का क्या नेचर है क्लाइंट ऑफ ऑपरेशन, उसके ऑपरेशंस के नेचर, जो वो काम कर रहा है, डायमंड का वो धंधा कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो नेचर ऑफ क्लाइंट ऑपरेशन और उसके बिजनेस प्रैक्टिसेस को अपन क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। सर आई से क्या था? आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन, किसके? क्लाइंट के, प्रिंसिपल्स, ओनर्स के, की मैनेजमेंट के, रिलेटेड पार्टीज के, दो चार्ज विद गवर्नेंस से उनके आइडेंटिटी और बिजनेस रेपुटेशन देखेंगे। रीजन फॉर प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट, ये क्या रीजन है जिसका प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट हुआ है? भैया हमें क्यों इसको इन्होंने अपॉइंट किया है, मतलब हमारी फर्म को इन्होंने क्यों अपॉइंट किया और क्यों पिछली वाली को नॉन रीअपॉइंट किया है। और ए से क्या था सर? ए से एटीट्यूड, तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो उनके एटीट्यूड के बारे में बताया, किनके एटीट्यूड के बारे में? क्लाइंट के, प्रिंसिपल, ओनर्स, की मैनेजमेंट, TCWG टुवर्ड्स सच मैटर्स एज मतलब वो कैसे इंटरप्रेट करते हैं, क्या एग्रेसिव है इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, या वो एग्रेसिव है इंटरनल कंट्रोल के इन्वायरमेंट के लिए, या इंटरनल कंट्रोल को ऐसे ही हल्का फुल्का मजाक में लेते हैं। 5-6 पॉइंट क्या है कि वैल्यू कम कर देंगे हम ऑडिटर की और वैल्यू लेके भाग जाएंगे। मतलब वैल्यू लेके भाग जाएंगे तो क्या आपके पास कोई इंडिकेशन है जिससे ये लगे कि क्लाइंट इन्वॉल्व था मनी लॉन्ड्रिंग में या कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में? वैल्यू कम कैसे होगी? उसकी ऑडिटर की या फर्म की फीस अपन क्या करेंगे? लगातार कम करेंगे, तो उस चीज का प्रेशर बनाएंगे। तो क्या क्लाइंट एग्रेसिवली कंसर्न है किस चीज के लिए? मेंटेनिंग दी फर्म का फीस एज लो एज पॉसिबल। क्या इंडिकेशन है कि कोई वो हमारे पे ऊपर इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन इन दी स्कोप ऑफ वर्क। देखो हमारी वैल्यू कम कैसे हो गई कि हमारा फीस उसने कम कर दिया। काम की वैल्यू कम कैसे हो गई? उसने उस पर लिमिटेशन लगा दी और खुद वैल्यू लेके भाग गया। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है, तो 7 के 7 पॉइंट आपके दिमाग में ऐसे छप जाएंगे। आपको कंसीडर करना है क्या फर्म के पास कैपेबिलिटी है, कंपिटेंस है, टाइम है, रिसोर्स है टू अंडरटेक एन एंगेजमेंट। तो आपको ये सारे मैटर्स कंसीडर करने पड़ेंगे। ये फॉलोइंग मैटर्स, फर्म के पास कैपेबिलिटी है, भैया वो कैपेबल है ना ये काम करने के लिए, फर्म के पास कंपिटेंस है, फर्म के पास टाइम है, फर्म के पास रिसोर्सेज है टू अंडरटेक दैट एंगेजमेंट। तो आपको ये सारी चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी। मतलब जो आपके फर्म है उसके पास, जो फर्म में जो आपके बंदे उनके पास नॉलेज तो है ना, उनके पास नॉलेज है इस रिलेवेंट इंडस्ट्रीज का, सब्जेक्ट मैटर का, जिस इंडस्ट्रीज की ऑडिट करने जा रहे, लीकर तो लीकर, टेलीकम्युनिकेशन, रियल स्टेट तो रियल स्टेट, तो उसका नॉलेज तो है ना। क्या उनको पास एक्सपीरियंस है ना, रिलेवेंट रेगुलेटरी या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के साथ उनका एक्सपीरियंस है। नॉलेज होना तो चलता, लेकिन एक्सपीरियंस भी तो मांगता सर, फ्रेशर नहीं मांगता। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, और नॉलेज है एक्सपीरियंस है तो बंदे तो सफिशियंट है ना, या फिर बंदे ही कम पढ़ रहे हैं। तो फर्म हैज सफिशियंट पर्सनल विद द नेसेसरी कैपेबिलिटीज एंड कंपिटेंस। और अगर एक्सपर्ट है तो, अगर एक्सपर्ट है क्या वो देख लो। अगर फर्म को ये सब हो गया, मतलब नॉलेज वाला बंदा भी है, एक्सपीरियंस वाला बंदा भी है, सफिशिएंट बंदा भी है और एक्सपर्ट की जरूरत पड़े वो भी है, तो हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीट कर लेंगे एंगेजमेंट विद इन द रिपोर्टिंग डेडलाइन। भैया जो रिपोर्टिंग डेडलाइन है, जो टाइमलाइन हम पे सेट है, उसमें हम लोग काम कर लेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो हमें ध्यान रखने। फॉलोइंग मैटर हैज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, ये देखने के लिए कि फर्म के पास कैपेबिलिटी, टाइम, कंपिटेंस, रिसोर्सेज है कि तो वो एंगेजमेंट को अंडरटेक करे कि नहीं करे। ठीक है। कंसिडरेशन ऑफ रिव्यूअर है, रिव्यूअर क्या कंसीडर करेगा? मैंने कहा था वर्क है, वर्क में अगर उसको काम कर रहा था, कोई मैटर मिला तो वो उस पर क्या लेगा? कंसल्टेशन लेगा। और कंसल्टेशन में उसको क्या बोला गया कि आप रिवाइज कर दो NTE। ठीक है, तो उसने क्या किया? जो वर्क परफॉर्म किया था, इधर आओ, जो वर्क परफॉर्म किया था वो कंक्लूजन पे पहुंच गया। अगर कंक्लूजन पे पहुंच गया उसका मतलब एविडेंस जो ऑब्टेन हुआ वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है और अपना जो ऑब्जेक्टिव था एंगेजमेंट का वो अचीव हो गया। सर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कंसिडरेशन ऑफ रिव्यूअर एज पर SQC1 बताओ। तो सर वर्क है, तो वर्क जब हम लोग कर रहे थे हमें कोई मैटर मिला, अगर वर्क है तो उस पर हमें कोई मैटर मिला,
हाँ सर वर्क है तो कोई सिग्निफिकेंट मैटर मिला होगा, तो उस पर हमने कंसल्टेशन ली, हाँ सर अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हैज बीन टेकन। अगर अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन में हमें क्या कहा गया कि रिवाइज करो एंटी नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड ऑफ दी एंगेजमेंट, आपको क्या करना है वो आपको रिवाइज करना है। तो अब अगर हमने सब कर लिया तो मतलब हम अब कंक्लूजन पे जा सकते हैं। तो ये देखो कि जो वर्क है जो आपने परफॉर्म किया वो सपोर्ट करता है ना आपके कंक्लूजन रीच्ड को, ठीक है। और अगर कंक्लूजन रीच्ड अगर आप पहुंच गए उसका मतलब दो ही है कि आपने एविडेंस जो आपने ऑब्टेन किया वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है, और दूसरा क्या है सर जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका अचीव हो गया, ठीक है, सिंपल। अब देखो पहला था वर्क, तो वर्क जो परफॉर्म हुआ एज पर पीएलआर होना चाहिए, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। सिग्निफिकेंट मैटर्स फर्दर कंसिडरेशन के लिए, अगर आर्टिकल को मिला तो वो ये मैटर ऊपर पार्टनर तक पहुंचना चाहिए, असिस्टेंट मैनेजर को मिला तो ये पार्टनर तक ये मैटर पहुंचना चाहिए क्या। तो अगर कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर आया तो फर्दर कंसिडरेशन के लिए जाना चाहिए। अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन, अगर कोई कंसल्टेशन चाहिए, सारा काम तो खुद को पता नहीं होगा, तो कहीं पे अगर उसको कंसल्टेशन लेनी है तो अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन उसने ली, और जो रिजल्टिंग कंक्लूजन आए उसको डॉक्यूमेंट भी करना है और इंप्लीमेंट भी करना है। ये सारा चीज रिव्यूअर कंसीडर करेगा कि भैया तुमने जब ये काम जो किया है पीएलआर के हिसाब से किया है कि नहीं। कोई भी मैटर में दिक्कत आई तो अप्रोप्रिएट वो कंसिडरेशन के लिए ऊपर गया क्या, कंसल्टेशन लिए ना टाइम से, अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत आई है, और जो रिजल्टिंग कंक्लूजन है जो भी कंसल्टेशन का जो कंक्लूजन आया वो आपने डॉक्यूमेंट भी किया और इंप्लीमेंट किया। मतलब सिंपल कंसल्टेशन लेने से कुछ नहीं होगा। क्या नीड है टू रिवाइज नेचर टाइमिंग और एक्सटेंड, क्या आपको रिवाइज करना पड़ेगा नेचर टाइमिंग और एक्सटेंड ऑफ जो वर्क आपने परफॉर्म किया उसमें आपको एंटी रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। जो वर्क परफॉर्म है वो सपोर्ट करता है कंक्लूजन को, एविडेंस जो ऑब्टेन किया वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट है। लास्ट वाला पॉइंट आप लोग खुद बोलो ना, मैं नहीं बोल रहा। ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट प्रोसीजर इज अचीव, ठीक है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिली वेदर द वेयर द फर्म ऑब्टेन इंफॉर्मेशन दैट वुड हैव कॉज्ड इट टू डिक्लाइन एन एंगेजमेंट, अगर ये वाली इंफॉर्मेशन मेरे को पहले पता होती ना तो ये रिश्ता कैंसिल। क्या अगर ये वाली इंफॉर्मेशन मेरे को पहले पता होती रिश्ता कैंसिल, मैं एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मेरे साथ अन्याय हुआ, लेकिन अब तो आपने कर लिया ना, तो उस केस में क्या करोगे। Where the firm obtained that would have caused it to decline an engagement, वो डिक्लाइन कर देता है एंगेजमेंट अगर ये वाली इंफॉर्मेशन इफ ही हैड obtained earlier। तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑन कंटिन्यूअस ऑफ क्लाइंट एंड ऑफ एंगेजमेंट एंड क्लाइंट रिलेशनशिप इंक्लूड कंसिडरेशन, ये दो चीज कंसिडर करो। पहले तो कंसिडर करोगे कि आप पे प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। भैया आप ऐसे ही तो किसी को छोड़ के नहीं जा सकते ना, आपने अगर अब एक्सेप्ट कर लिया है तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा ना। आप कह रहे हो ये वाली इंफॉर्मेशन पहले पता होती मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता, बट अब तो तूने एक्सेप्ट कर लिया ना, अब जा रखा है, अब तो पहले अपना ये देख पीएलआर देख, पहले प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख जो आप पे अप्लाई हो रही है क्या। वेदर देयर इज रिक्वायरमेंट टू रिपोर्ट टू पर्सन, जिसने आपका अपॉइंटमेंट किया उसको तो बता के जा भाई, क्या प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे अप्लाई होती है, क्या कोई रिक्वायरमेंट है टू रिपोर्ट टू पर्सन जिसका आपका अपॉइंटमेंट किया, क्या आपको रिपोर्ट करना है टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज, ये सब चीज आपको कंसिडर करनी है। और आप ये पॉसिबिलिटी देखोगे ना कि अगर आपको ये रिश्ता पसंद नहीं आ रहा तो विड्रॉल का देखोगे ना, पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉल, किससे, एंगेजमेंट से या फिर दोनों से, एंगेजमेंट और क्लाइंट रिलेशनशिप दोनों से आप भागना चाहते हो। सर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑन विड्रॉल, हाँ सर सब पे पॉलिसी बनेगी, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑन विड्रॉल भी होगी, तो फ्रॉम एंगेजमेंट या फिर फ्रॉम क्लाइंट एंड रिलेशनशिप, अगर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑन विड्रॉल ये वाले इश्यूज को एड्रेस करती है जिसमें ये चीजें इंक्लूड है। सर क्या इंक्लूड है, आपको डिस्कशन करना पड़ेगा, इधर आओ नीचे, आपको डिस्कशन करना पड़ेगा किसके साथ, मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस करो और अप्रोप्रिएट एक्शन लेने के बारे में डिस्कस करो, ठीक है। और अगर आपको ये डिस्कशन में आपने डिस्कशन करने के बाद में आपको ये लगा कि ये अप्रोप्रिएट है विड्रॉ करना, क्या है, इट इज अप्रोप्रिएट टू विड्रॉ। स्क्रीन पूरी नहीं आ रही क्या, ये तो पूरा आ रहा था ना। एक सेकेंड ना, चालू रखो, स्क्रीन देखो आप। एक मिनट, हाँ ठीक है, अब आओ। वैसे भी आपको नोट्स में देखना था, कोई इशू नहीं है।
ठीक है, अब आओ, कोई टेंशन नहीं। तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑन विड्रॉल, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑन विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट, अगर आप विड्रॉल कर रहे हो एंगेजमेंट से तो आपको ये वाले इश्यूज एड्रेस करने हैं। सर कौन से इश्यूज एड्रेस करने हैं, ये वाली चीजें आपको देखनी है कि भैया अगर आपको विड्रॉल है ना तो पहले आप डिस्कस करो। डिस्कस किस चीज से डिस्कस करो? क्लाइंट और मैनेजमेंट के साथ कि आप ये वाला अप्रोप्रिएट एक्शन लोगे। अगर आपने डिस्कशन कर लिया कि भैया मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ आपने अप्रोप्रिएट डिस्कशन कर लिया, उस अप्रोप्रिएट एक्शन के लिए आपने डिस्कशन किया, उसके बाद में आपको क्या अप्रोप्रिएट एक्शन लेना ये डिस्कस कर लिया, उसके बाद में आपको ये लगा कि ये विड्रॉ करना अप्रोप्रिएट है, भाई विड्रॉ करना अप्रोप्रिएट है आपको लगा, तो आप जाके फिर डिस्कशन करो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ विड्रॉल के बारे में और रीजन फॉर विड्रॉल के बारे में। ठीक है, देखो आओ डिस्कस करोगे क्लाइंट और मैनेजमेंट के साथ, क्लाइंट के मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ रिगार्डिंग अप्रोप्रिएट एक्शन जो फर्म लेना चाहती है, फर्म माइट टेक प्लेस। अगर फर्म ने डिटरमाइन किया इट इज अप्रोप्रिएट टू विड्रॉ, डिस्कस विद द क्लाइंट मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी क्या विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट एंड रीजन फॉर द विड्रॉल। कंसीडर करना है कि आप पे कोई पीएलआर है, मतलब प्रोफेशनल रेगुलेटरी आपको कोई आप पे अप्लाई होता है कि आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा ये विड्रॉल किसको, ये किसी रेगुलेटरी बॉडीज को, और ये रीजन भी बताने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। कंसीडर वेदर देयर इज प्रोफेशनल रेगुलेटरी या लीगल रिक्वायरमेंट, ये पीएलआर होता है, पहले पी आता है दिमाग में, फिर एल आता है, फिर आर, तो पहले यहाँ पे आर बोल दिया तो ये लीगल भी मैं रेगुलेटरी बोल रहा हूँ, लीगल को ऐसे आर आ जाता है, कोई टेंशन नहीं। तो सुनो, कंसिडरिंग वेदर देयर इज प्रोफेशनल लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो पीएलआर रिक्वायरमेंट है, सिंपल सी बात कि आपको रिपोर्ट क्या करना है, विड्रॉल किसके साथ, अगर कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको आपको ये विड्रॉल को रिपोर्ट करना है टुगेदर विद, मतलब आपको साथ में रीजन भी देने हैं क्या विड्रॉल के। डॉक्यूमेंट करो क्या, अगर कोई सिग्निफिकेंट इश्यूज आए, अगर सिग्निफिकेंट इश्यूज आए तो आपने कंसल्टेशन ली होगी तो उसको भी डॉक्यूमेंटेशन करो। अगर कोई कंसल्टेशन ली तो फिर कंक्लूजन आएगा, उसको भी डॉक्यूमेंटेशन करो, और ये कंक्लूजन का बेसिस क्या है उसको भी डॉक्यूमेंट करो, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज में कुछ नहीं है, सफिशिएंट बंदे हैं कि नहीं है, सफिशिएंट पर्सनल है कि नहीं है, इसके बारे में आपको रीजनेबल एश्योरेंस लेना, और जो रिपोर्ट आपने इशू की है वो अप्रोप्रिएट। तो इसमें आपको पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आपको बनाने पड़ेंगे, स्टेब्लिश एंड पॉलिसीज प्रोसीजर्स, और उसमें ये तीनों चीजें पॉइंट आपको इंश्योर करने पड़ेंगे। क्या क्या कि ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है एंगेजमेंट पार्टनर की वो क्लियरली डिफाइंड है और उसको कम्युनिकेट कर दी हमने। एंगेजमेंट पार्टनर के पास अप्रोप्रिएट क्या है, कैपेबिलिटी है, एक्सपीरियंस है, ऑथोरिटी है, टाइम है टू परफॉर्म द रोल। आइडेंटिटी एंड रोल ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर्स को, जो आइडेंटिटी है और जो रोल है एंगेजमेंट पार्टनर्स का वो कम्युनिकेट हो जाना चाहिए मेंबर्स ऑफ द क्लाइंट का, मैनेजमेंट के जो मेंबर्स है उनको, या टीसीडब्ल्यूजी को, नॉट सो इंपॉर्टेंट। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में कंसल्टेशन लेना आपको, डिफिकल्ट या कंटेशियस मैटर्स पे, डिफिकल्ट और कंटेशियस मैटर्स पे आपको क्या लेना है, कंसल्टेशन। आप उनके जाओ और उनके साथ कंसल्ट करो। कंटेशियस मैटर मतलब डिसएग्रीमेंट वाले मैटर। सर कंसल्टेशन में क्या होता है, सर बहुत भारी चीज लिखी है सर, कंसल्टेशन में डिस्कशन होता है इंडिविजुअल के साथ या आउटसाइड वाले के साथ जिसके पास स्पेशल एक्सपर्टीज हो और वो ये मैटर को रिजॉल्व कर देगा, ठीक है। कंसल्टेशन प्रोसीजर्स में क्या होता है, कंसल्टेशन होता है, ये कंसल्टेशन किसके साथ होता है, जिसके पास अप्रोप्रिएट नॉलेज, एक्सपीरियंस, ऑथोरिटी, मतलब क्या होता है, जिसके पास नॉलेज हो, सीनियरिटी हो, एक्सपीरियंस हो, और किसके और किन किन मैटर पे ले सकते हैं, सिग्निफिकेंट, टेक्निकल, एथिकल या अदर मैटर्स पे कंसल्टेशन ले सकते हैं। कुछ भी लिखा है इन्होंने। अगर आपको कंसल्ट करना है एक्सटर्नली तो कर लो ना, और एग्जांपल दिया है कि वो लोग एडवाइजरी सर्विसेज का एडवांटेज ले सकते हैं, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, मतलब एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होगा क्या, हाँ सर। सिग्निफिकेंट जजमेंट लेते हैं, एंगेजमेंट पार्टनर काम करता है तो उस सारे काम का एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर क्या करेगा, रिव्यू करेगा। तो ये रिव्यू कब होगा, रिपोर्ट इशू होने से पहले होगा। रिव्यू मतलब आपकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं होती। इक्यूसीआर मैंडेटरी है क्या ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज के लिए, हाँ जी सर, सब लिस्टेड एंटिटीज के ऑडिट के लिए इक्यूसीआर रिव्यू मैंडेटरी है। अगर इक्यूसीआर अगर ऑडिट करने आया किसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज में, तो उनको ये 7 चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी। 7 चीजें क्या कंसीडर करनी पड़ेगी, ई क्यू के 2 पॉइंट, सी के 2 पॉइंट, और आर मतलब रिपोर्ट। आर मतलब अप्रोप्रिएटनेस ऑफ रिपोर्ट। ए से मैटर टू बी कम्युनिकेटेड टू मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। सी मतलब क्या, अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन आपने लिए किस पे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाले मैटर्स पे या फिर कोई डिफिकल्ट या कंटेशियस मैटर्स पे, और कंक्लूजन जो आए वो भी आपको क्या करना है, उस पर भी आपको EQCR कंसीडर करेगा, सिंपल सी बात है। और अब देखो क्यू में मतलब सर आपने ये EQCR रिव्यू सर ये क्यों, इसमें ये सारी चीजें हमें कंसीडर करनी है, इतनी तो पता है सर, ये क्यों कंसीडर करनी है, क्योंकि कोई सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई हुआ है। अगर कोई सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई हुआ है तो रेस्पॉन्स तो क्या होगा, तो सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द एंगेजमेंट एंड रेस्पॉन्स टू दोज रिस्क। और अगर सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई हुआ, रेस्पॉन्स भी उसमें आपने रेस्पॉन्स भी दिया, तो कुछ जजमेंट लिए होंगे। जजमेंट किस चीज के बारे में, मेटेरियलिटी के बारे में, सिग्निफिकेंट रिस्क के बारे में, तो ये भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। किसको, ये सारे पॉइंट EQCR रिव्यू क्या करेगा, EQCR अगर आप लिस्टेड एंटिटीज की ऑडिट का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हो तो आपको ये सारे पॉइंट 7 पॉइंट कंसीडर करना है। इतना तो आपको पहले में समझा। तो अब EQCR से रिपोर्ट हो गया, सी से कंसल्टेशन, सी से कम्युनिकेशन सर। उसके बाद में सर क्यू था, क्यू में मतलब अगर आपका कोई सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई हुआ उसका रेस्पॉन्स भी क्या होगा, रेस्पॉन्स गया मतलब कोई जजमेंट्स पे आपका क्या है, जजमेंट्स बने, कुछ जजमेंट्स
मेड है, कुछ जजमेंट्स मेड है, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू मटेरियलिटी एंड सिग्निफिकेंट रिस्क। और ई से क्या सर, एंगेजमेंट टीम इवैल्यूएशन, एंगेजमेंट टीम का इवैल्यूएशन होगा किसके मैटर्स में, एंगेजमेंट टीम इवैल्यूएशन ऑफ द फर्म इंडिपेंडेंस, फर्म का इंडिपेंडेंस इन रिलेशन टू स्पेसिफिक एंगेजमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इक्यूसी रिव्यूअर कौन हो सकता है सर, हमारे फर्म का पार्टनर हो सकता है सर, कोई दूसरा बंदा भी हो सकता है हमारी फर्म का, पर वो सीए होना चाहिए, मतलब मेंबर ऑफ आईसीए होना चाहिए, और सुटेबली एक्सटर्नल बंदा भी ला सकते हैं कि हाँ सर बाहर से ला सकते हैं, कोई दूसरे फर्म का पार्टनर भी चलेगा, कोई दूसरे फर्म का एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय भी चलेगा, बट वो सीए तो होना ही चाहिए। और इन लोग की हम लोग टीम भी बना के रख सकते हैं। ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी है, हाँ सर ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब वो बायस नहीं होना चाहिए। ईक्यूसी रिव्यूअर, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी है, और उनको ना इन चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करना, एंगेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना। और दूसरा क्या है सर, दूसरा अगर ये टीम का डिसीजन हो रहा है कि टीम में कौन कौन इन्वॉल्व होगा, तो इससे भी दूर है ना भाई। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, तेरा काम तो रिव्यू करने का है, टीम का कहां से डिसीजन ले रहा है। रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल्स में देखो, रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल्स में फर्म क्या कर सकता है, फर्म पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आउटलाइन दी प्रोसीजर फॉर रिप्लेसिंग इक्यूसीआर रिव्यूअर इफ ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉम्प्रोमाइज। इतनी पॉलिसी बना रहे हो, अगर ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो गई, ऑब्जेक्टिविटी आपकी कॉम्प्रोमाइज हो गई, तो उस पर भी एक पॉलिसीज बना दो। तो जो आपकी पॉलिसीज है उसमें प्रोसीजर्स आप डाल दो कि आप कैसे रिप्लेस करोगे, किसके रिप्लेस करोगे, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को कैसे रिप्लेस करोगे, उसका प्रोसीजर डाल दो। अगर ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो गई, मतलब आपका ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो गया, आप ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन नहीं की, ये आपको पता चल गया, तो उसके लिए आपका रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। ठीक है, अनदर इंडिविजुअल्स आ सकता है सर, हाँ सर अगर रिप्लेसमेंट करना है तो कौन कर सकता है, अनदर इंडिविजुअल विद इन द फर्म, या कोई बाहर का एक्सटर्नल पर्सन अपॉइंट किया जा सकता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है सर, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसके बीच में हो सकता है सर, मेरे बीच में, मेरी गर्लफ्रेंड के बीच में भी होता है सर, हाँ सर सबके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है सर। एंगेजमेंट टीम के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, हाँ सर डिफरेंस ऑफ एंगेजमेंट टीम वाले लड़ने लग जाएंगे, ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, वैसे नहीं वैसे करेंगे। ठीक है सर, जो जिसके साथ हमने कंसल्टेशन लिया सर, ये क्या कंसल्टेशन है सर, बेकार है। इसने जो देखो हमारे हिसाब से अगर हमें कंसल्टेशन नहीं मिलती ना तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जाता है। ठीक है, तो देयर माइट बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद द एंगेजमेंट टीम, हाँ सर जिसके साथ आपने कंसल्ट किया उसके साथ भी आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है। आपका एंगेजमेंट पार्टनर के साथ, आपका एंगेजमेंट पार्टनर और एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, उनके बीच में भी क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है क्या, हाँ जी सर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहीं पे भी आ सकता है। तो अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है तो आपको रिपोर्ट तभी इशू करनी है जब आपका उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को आप रिजोल्व कर लो, आफ्टर रिजोल्यूशन ऑफ सच डिफरेंसेज। सर अगर आपको रिकमेंडेशन दी एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल ने, आपको कोई रिकमेंडेशन दी कि भैया ये कर लो, आपको पर ये एक्सेप्ट नहीं की, एंगेजमेंट पार्टनर ने बोला ये रिकमेंडेशन मुझको नहीं जमता, मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अभी भी एग्जिस्ट करता है, तो ये मैटर रिजॉल्व होना चाहिए। मैटर कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो एसक्यूसी1 ने क्या कहा, एसक्यूसी1 ने कहा जो फर्म ने एस्टेब्लिश पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाए हैं ना, भैया इतनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाए तो आपने इस पे भी पॉलिसीज बनाई होगी, उसी को आप फॉलो करो। तो मैटर शुड बी रिजॉल्व बाय फॉलोइंग एस्टेब्लिश प्रोसीजर्स, और जो फर्म की एस्टेब्लिश प्रोसीजर्स है उसके हिसाब से आप अपना देख लो, अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हटाओ, हमको परेशान मत करो। और ये इन्होंने मतलब बाई एग्जांपल भी दिया, बाई आप कंसल्ट कर सकते हो दूसरे प्रैक्टिशनर ऑफ द फर्म के साथ, या कोई दूसरे फर्म के साथ भी आप क्या कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो, कोई प्रोफेशनल या रेगुलेटरी बॉडीज के साथ आप कंसल्ट कर सकते हो। बात यही है, रिपोर्ट इशू होने से पहले डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का रिजोल्यूशन होना जरूरी है, मतलब रिजॉल्व होना जरूरी है, वो मैटर खत्म करो, रिजॉल्व करो। उसके बाद सर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर हो गया सर। उसके बाद में आप देखो एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन पे आओ। एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा सर, आपने तो ये चैप्टर कितना देर में पढ़ा है, अभी इतना जल्दी खत्म, क्योंकि अब आपको एक बार समझ में आ गया ना, तो अब तो अपन इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन, अगर ऑडिट कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, रिव्यू कर रहे हो तो रिव्यू डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। हाँ सर डॉक्यूमेंटेशन तो करना पड़ता है। तो एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या होनी चाहिए, जो असेंबली होगी आपके डॉक्यूमेंटेशन के, एंगेजमेंट के डॉक्यूमेंटेशन की असेंबली होनी चाहिए, फाइनल एंगेजमेंट की फाइल्स की, और टाइमली बेसिस पे होनी चाहिए। अगर आपकी जब रिपोर्ट इशू हो गई, फाइनलाइज हो गई, उसके बाद में आपका एंगेजमेंट फाइल कंप्लीट होना चाहिए, तो उसके लिए भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाओ। ठीक है सर, सब चीज के लिए तो यहाँ पॉलिसी बना रहे हैं, हाँ सर इस चैप्टर में पॉलिसी बनानी है। एंगेजमेंट फाइल शुड बी कंप्लीटेड इन नॉट मोर देन 60 डेज। एंगेजमेंट फाइल्स का कंप्लीशन कितना दिन में होना चाहिए, नॉट मोर देन 60 डेज, मतलब विद इन 60 डेज में आपको एंगेजमेंट फाइल्स का कंप्लीशन कर लेना चाहिए। एंगेजमेंट फाइल शुड बी कंप्लीटेड इन नॉट मोर देन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। जैसे आपका ऑडिट रिपोर्ट गया, डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट है, डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट है ना, तो आपको एंगेजमेंट जो एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन है, एंगेजमेंट फाइल से उसकी असेंबली आपको सारा अरेंज करना है विद इन 60 डेज, मतलब नॉट मोर देन 60 डेज।
आप उसको कंप्लीट कर लो। ये किसके केस में, ये ऑडिट के केस में। एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में तो अपने को इन केस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन साफ साफ लिख दिया, नॉट मोर देन 60 डेज में आप एंगेजमेंट फाइल्स की असेंबली कंप्लीट कर लेना, एंगेजमेंट फाइल्स को आप रेडी कर लेना, मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कर लेना। साफ बात, सिंपल बात। सर दूसरा बात, सर अगर कोई अदर एंगेजमेंट है, रिव्यू एंगेजमेंट है सर, हाँ सर कोई रिव्यू एंगेजमेंट है, कोई दूसरा एंगेजमेंट है, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट है, या कोई रिलेटेड सर्विस वाला एंगेजमेंट है उसमें, तो उसमें जो एप्रोप्रिएट लिमिट्स दी होगी वो फॉलो कर लेना। अगर कोई 2 रिपोर्ट इशू हुई है सेम ही सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन, सेम सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन मतलब जिस इन्फॉर्मेशन की आप ऑडिट करते हो, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसकी 2 रिपोर्ट गई, रिपोर्ट 1 रिपोर्ट 2, रिपोर्ट 1 गई, रिपोर्ट 2 गई, तो इन दोनों के लिए सर ये 60 डेज वाली लिमिट कैसे होगी? इन दोनों को सेपरेट मानो ना, ये दोनों को हम लोग सेपरेट एंगेजमेंट मानेंगे और दोनों की अलग अलग के लिए हमारे पास 60 दिन की लिमिट है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज कि ये इट वेयर है सेपरेट एंगेजमेंट, इनके लिए सेपरेट लिमिट। तो EQCR को क्या क्या डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा सर? ये डॉक्यूमेंट करने का कि उसने परफॉर्म किया, उसने क्या किया सर? कंप्लीट किया, क्या अनरिजॉल्व मैटर। सर सुनो, आपको क्या करना है? प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय द फर्म पॉलिसीज ऑन EQCR हैव बीन परफॉर्म। भैया जो प्रोसीजर्स जो रिक्वायर्ड है, जो पॉलिसी बनाई होगी ना एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर पे, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में, तो वो सारे प्रोसीजर्स आपने क्या कर लिए? परफॉर्म कर लिए। उसके बाद में आपने EQCR रिव्यू रिपोर्ट इश्यू होने से पहले कंप्लीट कर दिया। रिव्यूअर को कोई भी ऐसे अनरिजॉल्व मैटर के बारे में पता नहीं है जिसकी वजह से वो क्या करे, जिसकी वजह से उसको लगता कि ये जो उसको ये बिलीव हो, क्या बिलीव हो कि जो सिग्निफिकेंट जजमेंट एंगेजमेंट टीम ने लिए, जो कंक्लूजन जो रीच्ड हुए वो अप्रोप्रिएट नहीं थे। एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी? फर्म की प्रॉपर्टी। चाहे तो उसमें से उसका कुछ हिस्सा दे सकते हैं क्या सर? उस इट्स ऑन डिस्क्रिप्शन, मतलब फर्म के डिस्क्रिप्शन पे उसका पोर्शन या उसका एक्सट्रैक्ट शेयर कर सकते हैं। रिटेंशन पीरियड क्या है सर? रिटेंशन पीरियड ऑडिट एंगेजमेंट के लिए दिया हुआ है बस, ऑडिट एंगेजमेंट के लिए नॉट लेस देन 7 ईयर्स, मतलब 7 साल तक फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक आपको उन डॉक्यूमेंट्स को रिटेन करना है। मॉनिटरिंग में सर, मॉनिटरिंग में आपको ये फैक्टर्स कंसीडर करना है क्या सर? डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे और कंडक्ट करेंगे मॉनिटरिंग, डील करेंगे कंप्लेन और एलिगेशन से, कोई डिफिशियंसी आइडेंटिफाई हुई तो उसके एक्शन ले लेंगे, रिमीडियल एक्शन। तो क्या सर? डिसाइड करो whether the quality system of firm has been appropriately designed and effectively implemented। अगर कोई नया डेवलपमेंट हुआ है वो रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए PLR में। सर कोई भी देखो ना, डिजाइन हुआ है QC पॉलिसीज में, डेवलपमेंट हुआ है, अगर तो डेवलपमेंट हुआ है कहां पे सर? PLR में, मतलब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल रिक्वायरमेंट और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में कोई भी डेवलपमेंट्स हुए हैं तो आप क्या करो? QC पॉलिसीज में वो चीज रिफ्लेक्ट हो जानी चाहिए। मॉनिटरिंग करो, मॉनिटरिंग मतलब सर आपको क्या करनी है? मॉनिटरिंग करनी है। मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? इंटरेस्ट करना है किसी पर्सन को, किसी पार्टनर को, पार्टनर या अदर पर्सन को जिसके पास अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस अथॉरिटी हो, उसके आप उस पर आप मॉनिटरिंग प्रोसेस इंटरेस्ट करो और वो मॉनिटरिंग कंडक्ट करता रहेगा। डील करो कंप्लेन एंड एलिगेशन से। अगर आपके पास कोई भी कंप्लेन और एलिगेशन आई है, पॉइंट नंबर 4 पे आप देखो, कोई भी कंप्लेन एलिगेशन आई है उससे डील करो। वो आपके फर्म पे भी आ सकती है, वो आपके एम्प्लॉइज पे आ गई। अगर कोई डिफिशियंसी आइडेंटिफाई हुई है, डिफिशियंसी कहां पे? डिजाइन और ऑपरेशन ऑफ दी फर्म सिस्टम ऑफ, जो आपके क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज है, प्रोसीजर्स है, उसमें अगर कोई डिजाइन में, ऑपरेशन में कोई भी डिफिशियंसी आई है उसको आप उस पर एक्शन लो। कोई नॉन कंप्लायंस हुआ है, फर्म का सिस्टम ऑफ क्वालिटी, फर्म का सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बनाया, उसमें क्या हुआ? नॉन कंप्लायंस हुआ है, तो उसके खिलाफ भी आपको एक्शन लेना है, अप्रोप्रिएट रिमीडियल एक्शन ले लो। अगर आपके जो पर्सनल थे, जो आपके एम्प्लॉइज थे, उन्होंने आपके क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज के साथ कंफर्म नहीं किया, उसको फॉलो नहीं किया, सर डीलिंग विद कंप्लेन एंड एलिगेशन पे पॉलिसी क्या होगी? सर कुछ नहीं, बहुत सिंपल है ये भी। फर्म को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। हाँ जी सर, फर्म को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइन टू प्रोवाइड इट विद रीजनेबल एश्योरेंस, किया कि वो अप्रोप्रिएटली डील करता है किस चीज के? कंप्लेन एलिगेशन, जो दैट द वर्क परफॉर्म बाय द फर्म फेल टू कंप्लाई विद PLR। ठीक है, कंप्लेन एंड एलिगेशन अगर आए हैं, सुनो सॉरी, लास्ट टॉपिक है, खत्म अपना SQC1 खत्म। आई होप आपको ऐसे याद भी हो गया होगा। ठीक है, जैसे मैंने याद कराया ना, प्लीज उसके साथ खिलवाड़ मत करो, वैसे याद कर लेना। आपको अगर पूरे 5 नंबर चाहिए तो बाकी आपकी मर्जी। अभी क्वेश्चन देखना, अभी इसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन लगाऊंगा SQC1 के फटाक से, ऐसे 220 कराऊंगा, फटाक से खत्म हो जाएगा। अब अपना ये चैप्टर खत्म है, जो दम था यहीं पे था। सर क्या क्या पॉलिसीज होनी चाहिए जब अगर आप डील करोगे कंप्लेन एंड एलिगेशन से? तो भैया ऐसी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाओ। क्या? ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाओ डिजाइन टू प्रोवाइड विद रीजनेबल एश्योरेंस। वो रीजनेबल एश्योरेंस दे कि वो अप्रोप्रिएटली डील करता है किन से? कंप्लेन और एलिगेशन से। सर मैंने आपको बताया था कंप्लेन और एलिगेशन,
कैसे आए होंगे कि भैया फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी, आपके पहले तो पॉलिसीज होगी, कंप्लेन एलिगेशन में आपने पहले तो क्या है, आपने फेल कर दिया टू कंप्लाई विद दी PLR, मतलब प्रोफेशनल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल रिक्वायरमेंट एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। और दूसरा आपने क्या किया सर, आपने जो फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल था उसके साथ आपने कंप्लाइन नहीं किया, तो उसका एलिगेशन लगा है। तो एलिगेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस विद फर्म का सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, या फिर आप पे कोई कंप्लेन एलिगेशन है कि जो वर्क परफॉर्म किया है फर्म ने वो PLR के हिसाब से नहीं किया, तो ये दो कंप्लेन और एलिगेशन है। तो अगर आप पे ये कंप्लेन एलिगेशन आई तो आपके पास ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए कि आप इन दोनों से आपने क्या किया है, अप्रोप्रिएटली डील किया है। कंप्लेन और एलिगेशन, कंप्लेन और एलिगेशन बाहर से भी आ सकती है, अंदर से भी आ सकती है, विद इन दी फर्म, आउटसाइड दी फर्म। अगर फर्म को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा क्लियरली डिफाइंड चैनल जिसकी वजह से उनके एम्प्लॉयज, उनके पर्सनल कोई भी कंसर्न्स आके रेज कर सके, और विदाउट एनी फियर ऑफ रिप्रेजल्स, मतलब विदाउट द फियर ऑफ एनी पनिशमेंट। फर्म क्या करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी उन कंप्लेंट्स को, उन एलिगेशंस को, कैसे एज पर स्टेब्लिश पॉलिसीज और प्रोसीजर्स जो बनाए उसके हिसाब से करेगी। इन्वेस्टिगेशन कौन सुपरवाइज करेगा, इन्वेस्टिगेशन सुपरवाइज करेगा पार्टनर, वो पार्टनर जो इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, नॉट अदरवाइज इन्वॉल्व इन दिस एंगेजमेंट। जिस एंगेजमेंट के ऊपर कंप्लेन आई उसी में वो पार्टनर था और वही इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो ये कहां का इंसाफ है सर, ये नहीं हो सकता, तो वो बंदा नहीं कर सकता। इन्वेस्टिगेशन इज सुपरवाइज द पार्टनर जिसके पास सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस हो और अथॉरिटी हो, और वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और अगर उसको लीगल कंसल्ट की जरूरत है तो वो भी इन्वॉल्व हो सकता है। अगर रिजल्ट इंडिकेट करता है डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी कहां इंडिकेट करेगा, क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स में के डिजाइन और ऑपरेशन में कोई भी डिफिशिएंसी इंडिकेट कर रहा है, तो आप क्या करोगे, अप्रोप्रिएट एक्शन लोगे। या फिर वो इंडिकेट कर रहा है कि नॉन कंप्लायंस हुआ है, फर्म की जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है, पॉलिसी है, उसके सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल जो बना है उसके साथ क्या हुआ है, नॉन कंप्लायंस हुआ है, नॉन कंप्लायंस विद द फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, तो उस पर अप्रोप्रिएट एक्शन लो, आपका SQC 1 खत्म। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करते हैं और ऐसे 220 कंप्लीट करते हैं, चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा अपना।